जब सिद्धार्थ ने यह सवाल उठाया तो बूढ़े कबीले के नेता ने आह भरी। संघर्ष का कारण हमेशा मुनाफा ही होता है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफे की चाहत में लोग हर तरह के अपराध करने में सक्षम होते हैं। जब अनादि पथ नष्ट हो गया तो उस पथ के आदिवासियों को भी वस्तुतः त्याग दिया गया। उन्हें प्राचीन काल से ही इस स्थान की रक्षा के लिए भेजा गया था। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेते हुए इस स्थान की व्यवस्था बनाए रखी, लेकिन उनकी विरासत को केवल औसत ही माना जा सकता था। एक बार जब प्राचीन मार्ग टूट गया तो उन्होंने तुरंत वह सब खो दिया जिस पर वे सबसे अधिक निर्भर थे। उनकी देखभाल करने वाला कोई न होने के कारण ये आदिवासी घबरा गए। सदियों की अराजकता के बाद आखिरकार उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वे फंस गए थे, अनादि पथ के भीतर बंद हो गए थे। उन्होंने बाहरी दुनिया से सारा संपर्क खो दिया था। लेकिन जैसे ही वे धीरे धीरे इस नए जीवन के अभ्यस्त होने लगे, अचानक बाहर से परीक्षण करने वाले लोग फिर से प्रकट हो गए। इससे वे पहले तो बहुत खुश हुए। उन्हें लगा था कि वे आखिरकार फिर से बाहरी दुनिया से संवाद कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे मुकदमेबाज उन पर कसाई के चाकू लहराएंगे। उन्होंने उनके पास मौजूद युवा स्पिरिट स्टोन को छीनने के लिए उनका कत्लेआम कर दिया। दुनिया में आए बदलाव की वजह से उन्हें अमर मार्ग में एक शक्तिशाली प्रतिबंध मिला। नतीजतन आक्रमणकारियों का नरसंहार विनाशकारी था। कुछ जनजातियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उस समय वे बहुत क्रोधित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके शिष्य उन्हें क्यों मारना चाहते थे। उन्होंने मुकदमे में भाग लेने वालों से संवाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ बर्फीले और खूनी ब्लेडों से ही जवाब मिला था। उस पहली मुठभेड़ में आदिवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। यह लड़ाई 1 साल तक चली थी। कई साल बाद मुकदमेबाजों का एक और समूह आया। वे एक अलग महाद्वीप से आए थे, लेकिन वे कत्लेआम भी लेकर आए थे। अगर उन्हें आदिवासी दिखते तो वे उन्हें मार देते और पागलों की तरह उनके संसाधन छीन लेते। अंततः आदिवासी पूरी तरह से क्रोधित हो गए। भीषण युद्ध हुआ और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह की स्थिति बार बार दोहराई गई। कभी कभी नए लोगों के समूह के आने में कुछ साल लग जाते थे, कभी कभी दशकों लग जाते थे। इस समय तक वे उन्हें परीक्षण करने वाले के रूप में नहीं, बल्कि आक्रमणकारी के रूप में देखते थे। किसी अज्ञात समय पर आदिवासियों ने एक प्रकार के अयस्क को देखा था जो दुनिया द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंध की शक्ति को रोक सकता था। उन्होंने उस अयस्क को खोदा और उससे वेदियां बनाईं। जब अमर मार्ग खुला तो उन्होंने उन वेदियों को सक्रिय किया और अपने आदिवासियों को अपनी सीमा के भीतर छिपा लिया। जब अमर मार्ग बंद हो जाता था तो वे वेदियों को निष्क्रिय कर देते थे और स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमने लगते थे। यही कारण था कि शियाओगो और अन्य लोगों की शक्ति बाहर इतनी प्रतिबंधित थी, लेकिन यहाँ सामान्य हो गई। इतने सालों में तुम कभी किसी से ठीक से संवाद करने में कामयाब नहीं हो पाए, सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। यह मामला बेहद अजीब था। वे इन आदिवासियों को क्यों मारना चाहते थे? क्या यह वास्तव में सिर्फ युवा स्पिरिट स्टोन के लिए था या कोई और लक्ष्य था? हमने कोशिश की है, लेकिन अफसोस की बात है कि हर बार निराशा ही हाथ लगती है। इसके अलावा एक बार बहुत खतरनाक समय था। एक हमलावर ने हमारा भरोसा जीत लिया। नतीजतन उसने कई जनजातियों की वेदियों को नष्ट करने के लिए दूसरों के साथ सांठगांठ की। इसके कारण, खैर मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है, बूढ़े जनजाति नेता ने आह भरी। वह स्पष्ट रूप से इस विषय को लेकर उदास महसूस कर रहा था। अपनी मृत्यु के निकट होने के बावजूद वह इसे स्वीकार करने में सक्षम नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि आदिवासी आक्रमणकारियों से नफरत करते होंगे। दोनों पक्ष आग और पानी की तरह हैं और उनके बीच बहुत जटिल संबंध हैं। लेकिन मैं उत्सुक हूं। जब मैंने पहली बार अमर पथ के बारे में सुना था, तब से लेकर जब मैं इसमें शामिल हुआ, मेरे वरिष्ठों ने आपसे किसी दुश्मनी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे आपसे सावधान रहना है कि आप अमर पथ में सबसे भयानक दुश्मन हैं, सिद्धार्थ ने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आक्रमणकारियों को पीड़ितों के इतिहास की कभी परवाह नहीं होती। इसके अलावा इतना समय बीत जाने के बाद आपके वरिष्ठों को भी इस तरह के मामले के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन एक बात पक्की है, हर बार जब अमर मार्ग खोला जाता है तो लाल वस्त्र पहने लोगों का एक झुंड जानबूझकर हम आदिवासियों का कत्लेआम करने आता है। वे निर्दयी और क्रूर दोनों हैं। इसके अलावा उनके पास हमारी वेदियों को तोड़ने के लिए विशेष उपकरण हैं। वे ऐसे अस्तित्व हैं जिनसे हम सबसे अधिक घृणा करते हैं, बूढ़े जनजाति नेता ने कहा। लाल वस्त्र? क्या यह भ्रष्ट मार्ग को संदर्भित नहीं करता?
क्या ऐसा हो सकता है कि भ्रष्ट मार्ग कुछ ऐसा जानता हो जो अन्य लोग नहीं जानते? सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा। उसे धीरे धीरे किसी योजना की गंध आ रही थी। सब कुछ अचानक हुआ था और इसका कोई मतलब नहीं था। इसमें कोई तर्क नहीं था। लेकिन ये मामले इतने लंबे समय पहले हुए थे कि सच्चाई को उजागर करने के लिए कोई सबूत नहीं मिल पाया था। इस पहेली को सुलझाना बहुत मुश्किल था। बूढ़े कबीले के नेता ने उसे अतीत के बारे में बताना जारी रखा। वेदियों का आविष्कार करने के बाद आदिवासियों ने अपने बीच कई तरह के परिवहन ढांचे और गुप्त ठिकाने भी बनाए थे। जो महिलाएं और बच्चे दिखाई दिए थे वे उन्हीं ठिकानों में से एक से आए थे। अगर जियाओ जनजाति नष्ट हो गई तो वे महिलाएं और बच्चे बचकर अपना वंश जारी रख पाएंगे। एक बार जब इन छिपने के स्थानों और परिवहन संरचनाओं का निर्माण हो गया तो आक्रमणकारियों द्वारा हमला किए जाने पर जनजातियां एक दूसरे की सहायता करने में सक्षम हो गईं। जहां तक जियाओफी के पिता का प्रश्न है, वह पूर्व जनजाति नेता थे और आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में मारे गए थे। उस समय जियाओ फेई के पिता पहले ही फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंच चुके थे। लेकिन युद्ध के दौरान वेदी नष्ट हो गई थी और इसलिए उनकी शक्ति बहुत सीमित हो गई थी। कई शक्तिशाली आक्रमणकारियों को नीचे गिराने के बाद वह युद्ध के मैदान में मर गए। सिद्धार्थ ने अंदर से सिर हिलाया। शायद केवल वे ही लोग जो फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंच चुके तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल को मार सकते हैं, भले ही उसकी शक्ति बहुत सीमित हो। वे ज़ुलू, यू चांगहाओ और हुआंग जुन्मो के स्तर के विशेषज्ञ होंगे। इसके अलावा उन्हें पहले सी एक्सपेंशन में आगे बढ़ना होगा। यह तथ्य कि जियाओ फेई के पिता अपनी सीमित शक्ति के साथ ऐसे विशेषज्ञों से लड़ने में सक्षम थे, यह दर्शाता है कि वे कितने शक्तिशाली थे। वे जियाओ जनजाति के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में प्रशंसित होने के योग्य थे। इसके अलावा उसने पुराने कबीले के नेता से सुना था कि यहाँ स्वर्गीय दाओस बहुत शक्तिशाली हैं। व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा, वेदी की सुरक्षा के बिना उसकी शक्ति उतनी ही सीमित होगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतने सारे विशेषज्ञों के होते हुए भी आदिवासियों को आक्रमणकारियों से छिपना पड़ा। स्वर्गीय दाओस ने उन्हें इस हद तक प्रतिबंधित कर दिया था कि उनका जीवन लगातार खतरे में था। लड़ाई के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए और इसलिए दोनों पक्षों में नफरत और भी गहरी हो गई। नतीजतन आक्रमणकारी हमारे साथ शिकार की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि हम भी उनके साथ शिकार की तरह व्यवहार करते हैं, जिन्हें मार दिया जाना चाहिए, बूढ़े जनजाति नेता ने कहा। मजबूत होने के लिए आदिवासियों ने विभिन्न परीक्षण क्षेत्रों का पता लगाना शुरू कर दिया। उन स्थानों में अपार पुरस्कार थे और वे किसी और की तुलना में अमर मार्ग को बेहतर समझते थे। यह केवल खेदजनक था कि उनके शिष्य पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। उनके शिष्य भले ही दिव्य हों, लेकिन वे केवल प्रथम श्रेणी के दिव्य थे। कई बेहतर परीक्षण बहुत कठिन थे और उनका प्रयास करना आत्महत्या के समान होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसका साधना आधार जियांटियन क्षेत्र से अधिक था, उसे कानूनों द्वारा भांप लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। रैंक 2 के दिव्य प्राणी उनमें दुर्लभ थे। जहां तक जियाओ फेई जैसे किसी व्यक्ति की बात है जिसके पास रैंक 3 के दिव्य प्राणी बनने की प्रतिभा थी, वे फीनिक्स के पंखों या गेंडे के सींगों की तरह दुर्लभ थे। यही कारण था कि वे जियाओ फेई से अपनी शक्ति को जगाने की इतनी उत्सुकता से उम्मीद कर रहे थे। जब अनादिपथ बंद हो जाता था तो वे कुछ शिष्यों को परीक्षणों और संसाधनों की खोज में भेजते थे और अन्य शिष्यों को खुदाई के लिए युवान आत्मा पत्थर के भंडार की खोज में भेजते थे। सिद्धार्थ, इस नक्शे में उन सभी परीक्षणों के बारे में विस्तृत चिन्ह हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। कठिनाई और अंदर आपको क्या मिलेगा, दोनों का संकेत दिया गया है। लेकिन कोई नहीं जानता कि पास होने पर आपको क्या पुरस्कार मिलेगा। यह आपकी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। बूढ़े कबीले के नेता ने सिद्धार्थ को एक नक्शा दिया। सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। यह नक्शा अविश्वसनीय रूप से विस्तृत था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह संपूर्ण अमरपथ का नक्शा था। ओह, अमरपथ सिर्फ एक लाइन नहीं है, सिद्धार्थ चौंका। अमरपथ कोई सीधा रास्ता नहीं था। इसका आकार एक क्रॉस जैसा था। हाँ, अमरपथ का आकार एक क्रॉस जैसा है। सबसे बड़ी परीक्षाएं केंद्र में हैं और यहीं अमरता या देवत्व तक पहुंचने के रहस्य छिपे हैं। हालांकि यह स्थान नष्ट हो चुका है। केंद्र अमरपथ का असली केंद्र है, लेकिन वहां दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी प्रवेश करने से रोकती है, बूढ़े जनजाति नेता ने कहा। कोई भी अंदर नहीं आ सकता? कोई भी नहीं, सिद्धार्थ ने पूछा। उस जगह को सबसे अधिक नुकसान हुआ था और वहां अजीब कानून हैं जिनके अनुसार जो भी उसके करीब जाता है उसे नष्ट कर दिया जाता है। सिद्धार्थ ने तुरंत मन ही मन सोचा कि वहां न जाना बहुत दमघोंटू होगा। जब उसके पास समय होगा तो वह जरूर जाकर देखेगा।
सिद्धार्थ, यह हमारे जियाओ जनजाति की सराहना का प्रतीक मात्र है। बूढ़े जनजाति नेता ने उसे एक स्थानिक अंगूठी सौंपी। सिद्धार्थ ने अंदर देखा और चौंक गया। क्या ये युवा स्पिरिट स्टोन है? स्थानिक वलय के अंदर मुट्ठी भर आकार के अनगिनत स्पिरिट स्टोन थे। वे चमक रहे थे, लेकिन वे पारदर्शी नहीं थे। उनके भीतर कुछ पीली ऊर्जा घूम रही थी। वह दुनिया की सबसे शुद्ध ऊर्जा थी। यह 1,00,000 युआन के स्पिरिट स्टोन हैं। यह हमारे जियाओ जनजाति द्वारा वर्षों में जमा किए गए 90% हैं। सिद्धार्थ, आप मना नहीं कर सकते, बूढ़े जनजाति नेता ने कहा। यह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना कुछ उपहार में मिलेगा। चाहे उसका चेहरा कितना भी मोटा क्यों न हो, वह मूल रूप से उनका सारा पैसा स्वीकार नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ, तुम्हें यह लेना ही होगा। सबसे पहले हमारे लिए केवल फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ ही इन युवा स्पिरिट पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि हमारे पास केवल 3 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ हैं। हमारे पास बचे हुए युवा स्पिरिट पत्थर कई सालों तक हमारे लिए पर्याप्त हैं, और एक बार जब इमेमोरियल पाथ बंद हो जाएगा तो हम एक बार फिर खदानों की तलाश में निकलेंगे। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े कबीले के नेता ने सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया। सिद्धार्थ भावुक हो गया। हालांकि उसने जियाओ फेई को जगाने में मदद की थी और इसलिए उसने सोचा था कि जियाओ जनजाति उसे किसी तरह का इनाम देगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना बड़ा होगा। वास्तव में यह उसके लिए स्वीकार करने के लिए बहुत ज्यादा था। जियोफी के तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी के रूप में जागृत होने और उसके वंश के साथ साथ पैतृक आरेख के जागृत होने के साथ हम नहीं जानते कि आपको और कैसे धन्यवाद दें, बूढ़े जनजाति नेता ने कहा। तो मैं बेशर्मी से स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार स्वीकार करना होगा। सिद्धार्थ ने भी एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे बूढ़े कबीले के नेता को दे दिया। जब उसने अंदर देखा तो चौंकने की बारी उसकी थी। ये कुछ हथियार और औषधीय गोलियां हैं जो मैंने इकट्ठा की हैं। कृपया स्वीकार करें, सिद्धार्थ ने कहा। यह तो सचमुच बहुत ज्यादा है। बूढ़े कबीले के नेता को समझ नहीं आया कि क्या कहे। बूढ़े कबीले के नेता की उदारता से प्रभावित होकर सिद्धार्थ स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं हो सकता था। उसने सीधे इस स्थानिक वलय को अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी जादुई हथियारों से भर दिया था। पुराने जनजाति नेता से उन्हें पता चला था कि उनके पास बहुत कम हथियार और औषधीय गोलियां थीं, क्योंकि आदिवासियों के पास कीमिया या विरासत में जाली सामान नहीं था। इसके अलावा वे मूल रूप से कुछ साधारण रक्षक ही थे। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वे केवल श्रमिक थे और खेती के लिए वे पूरी तरह से उच्च अधिकारियों से प्राप्त संसाधनों पर निर्भर थे। एक बार जब अमर मार्ग टूट गया तो हालांकि वे कुछ परीक्षणों के माध्यम से कुछ साधना तकनीक और गुप्त कलाएं प्राप्त करने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें कीमिया और फोर्जिंग पर कोई विरासत नहीं मिली थी। नतीजतन उनके पास उस संबंध में बहुत कम था। बाद में उन पर हमला किया गया था और दोनों पक्षों ने एक दूसरे को शिकार की तरह इस्तेमाल किया था। आक्रमणकारियों ने अपनी नजरें आदिवासियों के पास मौजूद युवा स्पिरिट पत्थरों पर टिका रखी थीं, जबकि आदिवासियों को आक्रमणकारियों के हथियारों और औषधीय गोलियों की जरूरत थी। आक्रमणकारी सिर्फ 1 साल तक ही अमर मार्ग पर रह सकते थे। यह 1 साल उनके लिए बहुत कीमती था, इसलिए उन्हें अपनी सारी ऊर्जा परीक्षणों पर केंद्रित करनी पड़ी। अगर वे युवा स्पिरिट स्टोन की तलाश में जाते तो उन्हें एक अच्छी नस मिलने में समय लग सकता था। इसलिए बाहरी दुनिया के शिष्यों के 2 लक्ष्य थे, परीक्षणों को पार करना और आदिवासियों को लूटना। दूसरे संप्रदायों के बुजुर्गों ने निश्चित रूप से अपने शिष्यों को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया था, लेकिन ओयांग क्यू ने ऐसा नहीं किया था। उसने उन्हें अंदर आने दिया और खुद ही सब कुछ देखने दिया। ओयांग क्यू एक ऐसी नेता थीं जो अपने लोगों को स्वतंत्र देखना पसंद करती थीं। वह हमेशा अपने शिष्यों को वही करने देती थीं जो वे करना चाहते थे। उनका मानना था कि विशेषज्ञों को अंतिम परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। जितना ज्यादा आप उन्हें देंगे, जितने ज्यादा संसाधन आप उन पर थोपेंगे, उतना ही कम फायदा उन्हें होगा। इसलिए जरूरी चीजों के अलावा उसने जुआंटियन दाओ संप्रदाय के किसी भी शिष्य को कुछ नहीं दिया। उसे सिद्धार्थ का चरित्र पसंद था। वह निडर और अलग थलग था, और यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह उसे पसंद करती थी, इसलिए वह उससे कोई मतलब नहीं रखती थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने प्रवेश किया, उसने शुई गुआजी के खून का इस्तेमाल करके अमर पथ में अपनी यात्रा की प्रस्तावना शुरू कर दी थी। उसने अपनी यात्रा में कई लोगों को मार डाला था और उसने कई चीजें हासिल की थीं। अब उसके पास सैकड़ों जादुई वस्तुएं और औषधीय गोलियों का पहाड़ था।
उनमें से 99% लोगों की हत्या से प्राप्त हुई थीं। हालांकि बूढ़ा जनजाति नेता अनगिनत वर्षों से जीवित था, फिर भी वह सिद्धार्थ की राजधानी को देखकर हैरान था। उसने पहले कभी इतने संसाधन नहीं देखे थे। हालांकि सिद्धार्थ को इतने सारे युवान आत्मा पत्थर देने से आने वाले दिनों में जो जनजाति को पैसे की थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन सिद्धार्थ द्वारा उन पर दिए गए अनुग्रह की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। अब जबकि सिद्धार्थ ने उसे अपना उपहार दे दिया है, तो बूढ़े कबीले के नेता को लगा कि वे युवा स्पिरिट स्टोन से भी ज्यादा कीमती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास अमरपथ में युवा स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं थी। मना मत करो, मुझे गोलमोल बातें करना पसंद नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हारे युवा स्पिरिट स्टोन लौटाने पड़ेंगे, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। ठीक है, तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए जियाओ जनजाति का प्रतिनिधित्व करूंगा, बूढ़े जनजाति नेता ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ये चीजें मेरे लिए सिर्फ बेकार हैं। भविष्य में मुझे और भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन युवा स्पिरिट स्टोन अलग हैं। मैं ही हूं जो इस व्यापार से सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा हूं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। उसकी बातें सही थीं। सिद्धार्थ के लिए वे चीजें कचरा थीं। हालांकि उसे अभी भी ड्रैगन ब्लड लीजन से लैस होने की जरूरत थी, लेकिन यह कोई जरूरी काम नहीं था। क्या अमर मार्ग में उसके पास शत्रुओं की कमी थी? वह कितने दिनों तक जेल में रहा था? उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं, और हथियारों के मामले में उसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे हथियार मिल जाते थे। जहां तक औषधीय गोलियों की बात है, तो वे सच में कचरा थीं। सिद्धार्थ आमतौर पर केवल वही औषधीय गोलियां खाता था जिन्हें उसने खुद परिष्कृत किया था, क्योंकि वे सबसे ज्यादा असरदार होती थीं। लेकिन ये गोलियां अभी भी जियाओ जनजाति के लिए अमूल्य खजाने थीं। सिद्धार्थ, मुझे इन औषधीय गोलियों और हथियारों का उचित प्रबंध करने के लिए अभी निकलना होगा। आज रात बाद में मैं तुम्हारे लिए हमारे जियाओ जनजाति के खजाने को खोल दूंगा। तुम देख सकते हो कि क्या तुम्हें वहां किसी जादुई कला में रुचि है। बूढ़े भाई म्यू के पास अभी भी कुछ बातें हैं जो वह तुमसे कहना चाहता है, इसलिए तुम बातचीत कर सकते हो। बूढ़ा जनजाति नेता चला गया, अपने पीछे केवल सिद्धार्थ और सफेद आंखों वाले बुजुर्ग को छोड़ गया। वरिष्ठ, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। सिद्धार्थ को इस बुजुर्ग के साथ अकेले बैठना थोड़ा अजीब लगा। उसे हमेशा लगता था कि वह बहुत अजीब है। यह मेरी पहचान प्लेट है, इसे ले लो। अगर तुम्हें किसी आदिवासी से मदद चाहिए तो तुम्हें बस इसे दिखाना होगा और वे तुरंत तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने अपनी कमर पर लटकी जेड प्लेट निकाली और सिद्धार्थ को थमा दी। सिद्धार्थ ने इसे प्राप्त किया। उसने बीच में एक आंख के चारों ओर रूंड देखा। उस आंख में एक रहस्यमयी छवि उकेरी गई थी। ऐसा लगता है कि सीनियर की हैसियत वाकई असाधारण है, सिद्धार्थ ने कहा। अगर सिर्फ एक जेड प्लेट की वजह से वह उन आदिवासियों का भरोसा जीत सकता है जिनके साथ उसे जान से मार देना चाहिए, तो उसकी हैसियत वाकई चौंकाने वाली होगी। हालांकि उसे इस बुजुर्ग की साधना के आधार में जरा भी उतार चढ़ाव का एहसास नहीं हुआ। यहां तक कि उसके सामने भी अगर वह अपनी आंखों से उसे न देखे तो उसे उसके अस्तित्व का एहसास नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था। आदिवासी दयनीय स्थिति में हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार उनकी देखभाल कर सकते हैं, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। सीनियर, मुझे बहुत ज्यादा आंकते हैं। मैं तो बस एक ट्रायल लेने वाला हूं और दूसरे ट्रायल लेने वालों के बीच मेरे अनगिनत दुश्मन हैं। कौन जानता है कि मैं खुद की रक्षा भी कर पाऊंगा या नहीं, सिद्धार्थ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। यह कैसा मजाक था? उसके पास इतनी क्षमता कैसे थी? सिर्फ वे ही लोग जानते थे, जिनमें से 4 शीर्ष विशेषज्ञ थे, जू यू, हुआंग जुनमो, यू चांगहाओ और जी चांगकोंग। सिर्फ जू यू ने ही सिद्धार्थ को इस हद तक मजबूर कर दिया था कि उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी। सिर्फ खुद की रक्षा करना ही काफी परेशानी भरा था, सभी आदिवासियों की तो बात ही छोड़िए। सिद्धार्थ ने कभी भी उन कामों को करने का वादा नहीं किया जो वह नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान में एक गहरा अर्थ छिपा था। यह देखकर कि सफेद आंखों वाले बुजुर्ग के पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा था, सिद्धार्थ खड़ा हो गया और अलविदा कहा। किसी अज्ञात कारण से सफेद आंखों वाले बुजुर्ग के साथ बैठते समय उसे असहजता महसूस हुई। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि ज़ियोफी बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी। उसने सिद्धार्थ को जादुई कलाओं के अपने खजाने के पास खींच लिया।
जियाओ जनजाति का जादुई कला खजाना उतना गुप्त नहीं था जितना सिद्धार्थ ने कल्पना की थी। यह एक साधारण कमरे के भीतर था। चूंकि जियाओ जनजाति में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए इन गुप्त पुस्तकों को कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता था। हालांकि इन सभी जादुई कलाओं में साधना आधार प्रतिबंध थे और कुछ स्तरों से नीचे के लोगों को उन्हें पढ़ने की सख्त मनाही थी। तैयार होने से पहले जादुई कला का उपयोग करने की कोशिश करने से आसानी से चोट लग सकती है और शायद आप परेशान भी हो सकते हैं। बड़े भाई सिद्धार्थ, ये सभी जादुई कलाएं हैं जो हमारे जियाओ जनजाति ने वर्षों से एकत्र की हैं। इनमें से 23 हैं और आप देख सकते हैं कि क्या कोई आपके लिए उपयुक्त है, जियाओ फेई ने कहा। वर्तमान जियाओ फेई पहले से ही तीसरे दर्जे का दिव्य बन चुका था। हालांकि वह अभी भी जियांटियन क्षेत्र में था, लेकिन वह समुद्री विस्तार विशेषज्ञों से ज्यादा शक्तिशाली था। उसी समय जब वह उत्साहित था, जियाओ फेई ने भी सिद्धार्थ के प्रति एक भावना महसूस की जिसे वह बयान नहीं कर सकता था। अन्य लोगों से उसने सीखा था कि कैसे सिद्धार्थ ने अपने दिल शैतान द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद अपनी शक्ति को सक्रिय किया था। उसकी नजर में सिद्धार्थ अब एक इंसान नहीं बल्कि एक देवता था। सिद्धार्थ शिष्टाचार पर खड़ा नहीं था। वह एक एक करके जादुई कलाओं से गुजरा। वह उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार जादुई कलाएं आमतौर पर केवल ऐसी चीजें थीं जिनका उपयोग समुद्री विस्तार विशेषज्ञ ही कर सकते थे। लेकिन जब उसने ज़ूयू के साथ मारपीट की तो उसने पाया कि जियांटियन क्षेत्र में होने के बावजूद ज़ूयू अभी भी आसानी से जादुई कलाओं को सक्रिय करने में सक्षम था। उग्रज्वाला जेल। सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। यह एक बहुत शक्तिशाली जादुई कला थी। बड़े भाई सिद्धार्थ, यह जादुई कला ऐसी चीज है जिसका उपयोग केवल ज्वाला विशेषता विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, ज्योफी ने याद दिलाया। क्या तुम्हारी बातें थोड़ी बेवकूफी भरी नहीं हैं? कौन सा कीमियागर आग का इस्तेमाल नहीं करता? सिद्धार्थ अवाक रह गया। जियाओ फेई को अचानक समझ में आ गया, लेकिन इसका दोष उस पर नहीं लगाया जा सकता था। अमर मार्ग में कोई कीमियागर नहीं था, इसलिए वह उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। सिद्धार्थ ने तुरंत इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने पुस्तक की सामग्री को सीधे अपनी यादों में सील कर लिया ताकि वह भविष्य में धीरे धीरे इसका अध्ययन कर सके। कुछ ही घंटों में सिद्धार्थ ने सारी जादुई कलाएं अपनी याददाश्त में कैद कर ली थीं। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनमें से कुछ बेहद शक्तिशाली थीं और एक बार उनका इस्तेमाल करने पर उनकी शक्ति असीम हो सकती थी। बड़े भाई सिद्धार्थ, क्या उनमें से किसी ने भी आपकी रुचि नहीं जगाई? ज़्योफेई निराश था क्योंकि सिद्धार्थ ने उन सभी को केवल संक्षेप में देखा था। उसने एक का भी अध्ययन नहीं किया था। मूर्ख बच्चे, मैंने पहले ही ये सभी जादुई कलाएं याद कर ली हैं। मैं भविष्य में धीरे धीरे इनका अध्ययन कर सकता हूं, सिद्धार्थ ने कहा। तुमने सब याद कर लिया? ज़्योफेई ने उछलकर कहा। ये जादुई कलाएं शब्दों के जरिए नहीं बल्कि ग्राफिक्स के जरिए रिकॉर्ड की गई थीं। उन्हें देखने मात्र से ही बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। एक साधारण व्यक्ति उनमें से किसी एक को एक बार देखने मात्र से ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर लेगा। इसलिए एक जादुई कला सीखने में आम तौर पर महीनों लग जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने इन सभी जादुई कलाओं को याद करने में बस कुछ ही घंटे लगाए थे। भले ही ज़्योफेई सिद्धार्थ की कितनी भी पूजा करता हो, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ मुस्कुराया और उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसे यहां मौजूद दूसरे युद्ध कौशलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह चला गया। वह सीधे पुराने कबीले के नेता को अलविदा कहने गया। पुराने कबीले के नेता ने बहुत पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रखी थी, लेकिन जियाओ फेई, जियाओ यू और जियाओ लिंग स्पष्ट रूप से उससे अलग होने के लिए अनिच्छुक थे। बड़े भाई सिद्धार्थ, आप वास्तव में कुछ और दिनों तक नहीं रुक सकते? ज़्योफी ने लाल आंखों से विनती की। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर थपथपाया। कुछ दिन रुकने से भी यह तथ्य नहीं बदलेगा कि मुझे जाना है। अगर मैं 1 साल भी रुका तो भी हमें अलग होना पड़ेगा। तुम पहले से ही तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी हो। साधना पर कड़ी मेहनत करो। अमर मार्ग के नियमों की परवाह मत करो। नियम तोड़ने के लिए बनाए गए हैं और लक्ष्य पार करने के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ इसलिए कि दूसरे नहीं कर पाए इसका मतलब यह नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी सिर्फ एक पिंजरा है और जब तक तुम काफी मजबूत हो तुम उन्हें तोड़कर अपनी आजादी जीत सकते हो। सिद्धार्थ का मतलब था कि जियाओ फेई को इस दुनिया की सीमाओं के आगे झुकना नहीं चाहिए। उसे यहाँ के कानूनों के खिलाफ लड़ने का साहस होना चाहिए। सच में वह ये शब्द अपने लिए कह रहा था क्योंकि उसे हमेशा यही करना था। सिद्धार्थ की एकाकी छवि धीरे धीरे शियाओ जनजाति के हर सदस्य की नजरों के सामने फीकी पड़ गई।
आखिरकार वह पूरी तरह से गायब हो गया। जियाओ जनजाति को छोड़ते हुए सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया। किसने सोचा होगा कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए इतनी सारी चीजें खर्च करनी पड़ेंगी। हालांकि उसने जियाओ जनजाति को वे सभी हथियार और औषधीय गोलियां दी थीं, फिर भी सिद्धार्थ को लगा कि वह जियाओ जनजाति का बहुत बड़ा ऋणी है। युवा स्पिरिट स्टोन्स दुनिया से विलुप्त हो चुके थे। वे ऐसी चीजें थीं जो केवल अमरपथ पर ही पाई जा सकती थीं। युवा स्पिरिट स्टोन्स में दुनिया की सबसे मौलिक ऊर्जा थी। सिद्धार्थ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पिरिट स्टोन्स की तुलना में वे पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट पर एक युवा स्पिरिट स्टोन खरीदने के लिए आपको कितने स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे? सिद्धार्थ को यह भी नहीं पता था कि क्या यह संभव है। इसके अलावा उसने कई जादुई कलाएं भी सीखी थीं। वे अनमोल खजाने थे। उसने जियाओ जनजाति की अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ हासिल किया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह तेजी से जंगल से निकलकर मुख्य मार्ग पर आ गया। उसके हाथ में अमरपथ का एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत नक्शा था। नक्शे में सिर्फ रुकावटें ही नहीं दिखाई गई थीं, बल्कि उन जगहों को भी दिखाया गया था जिन्हें पार करना असंभव था। इसकी वजह से सिद्धार्थ ने जल्दी से मुख्य पथ का सबसे नजदीकी हिस्सा ढूंढ लिया। इसके अलावा रास्ते में आने वाली सभी परीक्षाओं को चिन्हित किया गया था। जिस परीक्षा में वह पहले प्रवेश कर चुका था उसे मॉर्टल मोल्टिंग ट्रायल कहा गया था। आखिरकार उसे यह भी पता चल गया कि दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत क्या है। लेकिन उसे पता चला कि यह केवल परीक्षण करने वालों के लिए उपयोगी है और आदिवासियों के लिए बेकार है, इसलिए पुराने जनजाति नेता ने इसे लेने से मना कर दिया था। सिद्धार्थ ने रुककर नक्शे पर ध्यान से नजर डाली। उसने देखा कि सबसे नजदीकी ट्रायल को एक कीट के प्रतीक से चिह्नित किया गया था। कीट द्वीप? यह किस तरह का परीक्षण है? सिद्धार्थ चौंक गया। बूढ़े कबीले के नेता ने उसे बताया था कि अमर मार्ग के ढहने से पहले एक निश्चित परीक्षण की सुरक्षा का जिम्मा उन पर था। लेकिन उस विशाल युद्ध के बाद अनगिनत लोग मारे गए थे और जमीन टूट गई थी। कुछ परीक्षण सीधे रसातल में गिर गए थे और हमेशा के लिए गायब हो गए थे। अधिकांश परीक्षण अभी भी मौजूद थे, लेकिन युद्ध के दौरान कई मूल रक्षक गायब हो गए थे। उस युद्ध का दायरा मानवीय कल्पना की सीमाओं को पार कर गया था। पुराने कबीले के नेता के अनुसार उनके अभिलेखों में कहा गया है कि उनके पूर्वजों ने किसी को लड़ते हुए नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ आसमान को लगातार फटते हुए देखा था। बिजली ने धरती को हिला दिया था और तारे टूट गए थे। दिव्य किरणों ने शून्य को भेद दिया था। यह वास्तव में एक प्रलयकारी युद्ध था। उसके बाद अमरपथ खंडित हो गया और कुछ परीक्षण दरारों में गिर गए। लेकिन पुराने कबीले के नेता ने सिद्धार्थ को सख्त चेतावनी दी कि वह रसातल में बिल्कुल नहीं जा सकता। वह लड़ाई अनगिनत साल पहले हुई होगी, लेकिन रसातल में अभी भी दिव्य ऊर्जा बची हुई थी। यदि आप अंदर गए तो आपकी आत्मा सीधे नष्ट हो जाएगी। सिद्धार्थ ने जल्दी से सबसे तेज रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे 7 क्षेत्रों को पार करना था, क्योंकि वहां एक खाई थी जो पार करने के लिए बहुत बड़ी थी और उसके रास्ते में रुकावट थी। जैसे ही वह फिर से मुख्य मार्ग पर पहुंचा, उसे महसूस होने लगा कि लोग उसे चुपके से देख रहे हैं। वे शायद परीक्षा देने वाले लोग ही थे जो सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। वे लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन सिद्धार्थ को उन लोगों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे सिर्फ कमजोर रैंक 1 सेलेस्टियल थे। उनकी सावधानी इसलिए थी क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं था और वे उस पर हमला करने के लिए छिपे नहीं थे। सिद्धार्थ ने उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। वह 3 ब्लॉक पार करके एक पहाड़ से गुजरा। आगे एक खुली जगह थी। वह अचानक हंस पड़ा। उसने लोगों का एक समूह देखा और उस समूह में उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा था। हाँ, यह गो रैन था। सिद्धार्थ ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां फेंग शुई का अच्छा ज्ञान हो। वह छिप गया और देखता रहा कि गो रान को 10 से ज्यादा भ्रष्ट विशेषज्ञों का सामना करना पड़ रहा है। गो रान के पीछे 2 महिलाएं थीं जिनके कपड़े फटे हुए थे। उन वस्त्रों से पता चलता था कि वे धर्म के मार्ग पर चलने वाली सदस्य हैं। वे पीली पड़ गई थीं, जाहिर है कि उन्हें चोट लगी थी। गो रान उनके सामने खड़ा था। उसकी छाती फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्वर्ग या धरती से कोई डर नहीं था, मानो स्वर्ग उसका छोटा बेटा हो। छी, वह स्पष्ट रूप से सुंदरियों को बचाने वाले नायक की तरह अभिनय करने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों महिलाएं सामान्य दिव्यास्त्रियां थीं, लेकिन उनका सामना भ्रष्ट मार्ग के 13 विशेषज्ञों से था। उनमें से एक के पास शक्तिशाली आभा थी और वह स्पष्ट रूप से तीसरे दर्जे की दिव्यास्त्र थी।
तर्क के अनुसार तो इन महिलाओं में उनके सामने प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं होनी चाहिए। उन्हें चोट कैसे लगी? लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे समझ में आ गया। भ्रष्ट मार्ग के लोग बहुत ही भयानक थे। वे स्पष्ट रूप से इन महिलाओं पर हमला करना चाहते थे। वे उन्हें थका देने के लिए बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे थे। यही एकमात्र कारण था कि ये दोनों गो रान से भिड़ने के लिए जीवित बचे थे। बेशर्म भ्रष्ट मूर्ख! दिन का उजाला है। तुम अभी भी अपने पिता की उपस्थिति में घुटने नहीं टेक रहे हो, गो रैन ने अपने सामने मौजूद भ्रष्ट विशेषज्ञों की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया। सिद्धार्थ लगभग हंस पड़ा। शुरू में उसने सोचा था कि गो रान दिन के उजाले में उनके भयानक कामों का संदर्भ दे रहा था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ दिखावा करने के लिए था। कमाल है, वाकई कमाल है। उन भ्रष्ट विशेषज्ञों ने पहले धर्मी अनुयायियों के एक समूह का सामना किया था। उन्होंने तुरंत उन पर हमला कर दिया था और धर्मी मार्ग के पक्ष में केवल 7 लोगों के साथ पुरुषों को मार दिया गया था और वे उन 2 महिलाओं का उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे। उनका इस्तेमाल करने से पहले वे एक अलग तरह का मजा लेते थे। वे उन्हें भागने देते थे, फिर उन्हें पकड़ते थे, उन्हें टटोलते थे और फिर उन्हें जारी रखने देते थे। उन्हें उस खेल में बहुत मजा आता था। वे तब तक खेलते रहते थे जब तक वे थक नहीं जाते थे, या शायद तब तक जब तक वे हार नहीं मान लेते थे। फिर उनका इस्तेमाल करने के बाद वे उन्हें मार देते थे। इसके अलावा जिन महिलाओं का वे इस्तेमाल करते थे, उनका सिर हमेशा स्मृति के रूप में काटकर रख देते थे। ये दोनों पहले ही निराशा में हार मानने वाले थे, लेकिन फिर उनका सामना एक और धर्मी शिष्य से हुआ। उन्हें जो बात समझ में नहीं आई वह यह थी कि वह स्पष्ट रूप से रैंक 2 दिव्य होने के बावजूद उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी, लगभग रैंक 1 दिव्य से भी कमजोर। लेकिन यह आदमी आत्महत्या करने वाला लग रहा था। इतना कमजोर होने के बावजूद भी उसने बिना किसी डर के इन लोगों को श्राप दे दिया था। दरअसल उसने उन भ्रष्ट विशेषज्ञों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इससे वे हैरान हो गए। विसंगतियों के परिणामस्वरूप असामान्य परिणाम हो सकते हैं। जो लोग अमर पथ में प्रवेश कर सकते थे, वे प्रमुख संप्रदायों के सबसे अच्छे शिष्य थे। वहां एक भी बेकार मूर्ख नहीं था। गो रान के आकर्षक प्रदर्शन ने वास्तव में भ्रष्ट विशेषज्ञों को अस्थायी रूप से वश में कर लिया था। जहां तक उन दोनों महिलाओं का सवाल है, वे यह देखकर बहुत खुश थीं कि कोई उन्हें बचाने के लिए आया है। लेकिन फिर जब उन्होंने उसकी साधना का आधार देखा तो उनका दिल बैठ गया। अपना नाम बताओ, तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। गो रैन हंसा। हा, स्थिर रहो। मेरा नाम सुनते ही गिरने की कोशिश मत करो। मेरा भव्य नाम प्रतिष्ठित है। मेरा प्रतिष्ठित नाम भव्य है। एक खूनी ब्लेड दुनिया को हिला देता है। शक्तिशाली पूर्वी बंजर भूमि का नंबर 1 सुंदर आदमी, सिद्धार्थ। क्या? सभी भ्रष्ट विशेषज्ञ अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए और गो रैन को आश्चर्य से देखने लगे। सिद्धार्थ का भाई गो रैन ने अहंकार से अपनी छाती थपथपाई। तुम छोटे कमीने! भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक अंततः इसे और सहन नहीं कर सका। सिद्धार्थ के नाम ने उन्हें वास्तव में डरा दिया था। इस संभावना के बारे में सोचते हुए कि सिद्धार्थ ने खुद को छिपाया था, उनके दिल उनके गले में चढ़ गए थे। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और उनमें से एक ने तुरंत गो रैन को फाड़ने के लिए आगे बढ़ा। मर जाओ! गो रान ने घृणा से अपनी उंगली उठाई। एक सुनहरी रोशनी निकली और उस भ्रष्ट विशेषज्ञ को मारे जाने से पहले प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। सुनहरी रोशनी भ्रष्ट आदमी के शरीर में घुस गई। यह अज्ञात था कि उसके अंदर क्या हुआ, लेकिन उसका शरीर तुरंत खूनी धुंध में फट गया। बेवकूफों, अगर मुझमें कोई योग्यता नहीं होती तो मैं बॉस सिद्धार्थ का अनुसरण करने के योग्य कैसे होता, गो रैन ने घृणा से कहा। एक शक्तिशाली दुश्मन को एक ही वार में मार गिराया गया। उसके पीछे खड़ी 2 महिलाएं स्तब्ध रह गईं। तो यह गो रान वास्तव में एक बहुत ही छिपी हुई विशेषज्ञ थी। वे दोनों चौंक गईं और खुश भी हुईं। क्या तुमने देखा? यह मेरा Z3 वाइंड मिस्टी अनरिवेल्ड मैक्स इंस्टेंट फ्लैश किल गोल्डन यांग फिंगर था। मैंने यह तकनीक अपने आप विकसित की है और यह पूरे पूर्वी बंजर भूमि में अद्वितीय है, गो रैन ने दावा किया। सिद्धार्थ अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। बेशर्म, सच में बेशर्म, बहुत बेशर्म। क्या गोल्डन यांग फिंगर? यह स्पष्ट रूप से एक स्प्रिंगलोडेड तीर था। क्योंकि कोई आध्यात्मिक युवान उतार चढ़ाव नहीं था, केवल एक तंत्र की सक्रियता थी, छोटी दूरी और अचानकता के साथ। भ्रष्ट शिष्य को यह भी समझ में नहीं आया कि मरने से पहले क्या हुआ था। हालांकि उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि यह गो रान द्वारा विकसित एक नया छुपा हुआ तीर था।
इसकी मारक क्षमता वास्तव में प्रभावशाली थी। इसमें वास्तव में एक विस्फोटक प्रभाव था। गो रैन के नए आविष्कार की प्रशंसा करने के अलावा वह अपनी त्वचा की मोटाई के मामले में भी खुद को उससे बहुत कमतर महसूस कर रहा था। यहां तक कि तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल भी अब डर गए थे। जिस बात ने सिद्धार्थ को अवाक कर दिया वह यह थी कि अब वे गो रैन की बातों पर विश्वास कर रहे थे। गो रैन ने उन्हें घृणा से देखा, गर्व से भर गया। उसने खुद को बहुत देर तक बाहर रोके रखा था। अब आखिरकार उसे दिखावा करने का मौका मिला था। तुम एक रैंक के सेलेस्टियल हो, बस खुद को मार डालो। केवल रैंक 3 सेलेस्टियल ही मुझे व्यक्तिगत रूप से मारने के योग्य हैं, गो रैन ने उदासीनता से कहा, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधते हुए। दोनों महिलाएं दंग रह गईं। वह वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि उसने सोचा कि वह उन सभी को मार सकता है। मृत्यु को आमंत्रित करना, तीसरे दर्जे का दिव्य व्यक्ति अंततः इसे और सहन नहीं कर सका। उसके अंदर से अनगिनत रून निकले और एक भयानक दबाव उतर आया। उसके हाथ में मौजूद काला भाला असीम हत्या के इरादे से गो रैन की ओर वार कर रहा था। काले भाले से कान फाड़ने वाली ध्वनि निकलती थी। वह शक्ति आसानी से पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती थी। यह रैंक 3 सेलेस्टियल की असली शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो व्यावहारिक रूप से रैंक 2 सेलेस्टियल को एक ही शॉट में मार सकती थी। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया। गो रैन को हमेशा रहस्यमय रहना पसंद था। इससे पहले जब उसने गो रैन से अपनी कुछ चालें दिखाने के लिए कहा था तो उसने जिद करके मना कर दिया था। अब वह देखना चाहता था कि इस आदमी ने कितना विकास किया है। दोनों महिलाएं भयभीत थीं। वे स्पष्ट रूप से भ्रष्ट विशेषज्ञ की शक्ति से प्रभावित थीं। उसका हमला उन्हें आसानी से मार सकता था। पाव! अचानक एक धातु की धमाकेदार ध्वनि गूंजी। एक सुनहरे हाथ ने काले भाले को मजबूती से पकड़ लिया। हर कोई हैरान था। पलक झपकते ही गो रैन एक सुनहरे कवच वाले राक्षस में बदल गया था। कवच बिल्कुल निर्बाध दिख रहा था, मानो वह उसके ऊपर उग आया है। इससे एक बहुत ही भयानक आभा निकल रही थी। तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल का भाला गो रैन की धातु की भुजा द्वारा इतनी आसानी से पकड़ा गया था। उन्हें तो छोड़िए, यहां तक कि सिद्धार्थ भी चौंक गया। सिद्धार्थ साफ तौर पर देख सकता था कि जैसे ही गो रैन ने अपने प्रतिद्वंद्वी का भाला पकड़ा, उसके कवच पर लगे सारे रंग चमक उठे। उस भाले की ऊर्जा तुरंत अवशोषित हो गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस छोटे से साथी ने जुआंटियन दाओ संप्रदाय के नेदरवर्ल्ड हेवन सीढ़ी पर वास्तव में बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। उसने जो हथियार फोर्जिंग आरेख प्राप्त किया था उससे उसे स्पष्ट रूप से बहुत लाभ हुआ था, जिससे उसे बहुत अधिक ठोस आधार प्राप्त करने और ईथर क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड के उच्च स्तर को समझने में मदद मिली। वे रून वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के आध्यात्मिक युवान को नष्ट करने में सक्षम थे। ऐसे रून बहुत असामान्य थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह अब इतना बेशर्म था। उसके पास इसका समर्थन करने की शक्ति थी। लड़कियों, थोड़ा पीछे हट जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम पर खून के छींटे पड़े। गो रैन ने अपना सिर घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा। उन दोनों ने अब देखा कि गो रैन के हेलमेट पर सुनहरे पंखों की एक जोड़ी थी और उसके माथे पर एक भयावह दिखने वाला सींग भी था। अब उसकी आवाज धातु जैसी हो गई थी और यह वाकई डरावना था। वे दोनों जल्दी से मुड़े और भाग गए। जहां तक तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल का सवाल है, वह पूरी तरह से चौंक गया और उसने अपना भाला वापस खींचने की कोशिश की। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसे वापस लाने में असमर्थ था। वे दोनों गतिरोध में थे। तभी गो रैन ने अचानक से हाथ छोड़ दिया और तीसरे नंबर का सेलेस्टियल चौंक गया। उसने जल्दी से खुद को स्थिर करते हुए पीछे की ओर झटका मारा। जैसे ही उसने तलवार छोड़ी, गो रैन के हाथ में एक सुनहरा कृपाण आ गया। यह वास्तव में सिद्धार्थ के रक्तपिपासु के समान ही था। उसकी कृपाण ने अचंभित भ्रष्ट विशेषज्ञों पर वार किया। उन्होंने ऐसा राक्षसी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। इसके अलावा गो रैन की हमला शैली में निश्चित रूप से नैतिकता की कमी थी। यह वाइल्ड की तरह ही था। अपने कवच की वजह से उसकी अपनी शक्ति 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने आध्यात्मिक युवान का भी इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे लोग उसके हमले से किसी भी मानसिक या आध्यात्मिक अवरोध को महसूस नहीं कर पाए और इसलिए वे सहज रूप से यह अनुमान लगाने में असमर्थ थे कि वह क्या कर रहा था। वे केवल अपनी आंखों से ही अनुमान लगा सकते थे। लेकिन उन उतार चढ़ावों को महसूस किए बिना केवल आंखों पर निर्भर रहने से उनकी प्रतिक्रिया एक कदम धीमी हो जाएगी। धमाका! सब कुछ अचानक हुआ और उन 11 को पीछे हटने का मौका भी नहीं मिला। उनका अंत बेहद दुखद था।
हालांकि गो रैन की साधना का आधार कचरा था और उसकी आभा एक रैंक एक सेलेस्टियल से भी कमजोर थी, सिद्धार्थ ने उसे कुछ विशेष औषधीय गोलियां दी थीं। इतने विशेष ध्यान से गो रैन की शारीरिक शक्ति में बहुत सुधार हुआ था। उसके लिए गुयांग जैसे किसी व्यक्ति से तुलना करना संभव नहीं था, लेकिन शारीरिक रूप से वह अब अन्य रैंक 2 सेलेस्टियल्स की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। जब उसके कवच ने उसकी शक्ति को 100 गुना बढ़ा दिया तो इन लोगों के पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं बचा। उनके हथियार तुरंत टूट गए और वे चूर चूर हो गए। भूमि में एक लंबी खाई दिखाई दी। गो रान ने अपने सुनहरे कृपाण को कंधे पर टिकाया और तीसरे दर्जे के स्तब्ध सेलेस्टियल को ठंडी निगाहों से देखा। वह अविश्वसनीय रूप से दबंग दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके इस खास मूव को गो रान ने इतनी अच्छी तरह से कॉपी किया होगा। उसका अभिनय अविश्वसनीय रूप से अद्भुत और देखने में आनंददायक था। जब तक आप कर सकते हैं, आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, गो रैन ने तीसरे रैंक के सेलेस्टियल से ठंडे स्वर में कहा। गो रान पूरी तरह से अपने कवच में ढका हुआ था, लेकिन जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां 2 काले रत्न थे। यह अज्ञात था कि उसने उन पर कौन से रून उकेरे थे, लेकिन वे आंखों के समान दिख रहे थे। उन 2 रत्नों से उसे अपनी आंखों की तुलना में देखने की अधिक व्यापक सीमा मिल गई थी। कमीने, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारे कछुए के खोल को तोड़ सकता हूं, तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने गुस्से से कहा। उसके अंदर से रक्त क्यों निकल आया। उसके माथे पर खून के रंग का निशान चमक उठा। उसका रूप अचानक बदल गया, भूत की तरह भयावह हो गया और उसकी आभा उछल पड़ी। उसके भाले से काली धुंध निकल रही थी। उसने इस जादुई वस्तु को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। जब उसने गो रान पर भाला फेंका तो हवा में एक भयानक दबाव महसूस हुआ। धमाका! गो रान ने बस अपनी कृपाण उठाई। जब काला भाला उससे टकराया तो चिंगारियां उड़ी और जमीन टूट गई। जमीन काफी नीचे धंस गई। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। गो रान वास्तव में एक विलक्षण व्यक्ति था। अपने कवच के माध्यम से उसकी शक्ति निश्चित रूप से अद्भुत थी। गो रान ने तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल के साथ भयंकर युद्ध शुरू किया। सुनहरी रोशनी चमक उठी और सीटी बजने लगी। यह बहुत ही प्रभावशाली था। सिद्धार्थ को जो बात दिलचस्प लगी वह यह थी कि इस बार गो रैन का कवच पहले से कहीं ज्यादा लचीला था। कवच की कठोरता के बिना उसकी हरकतें बहुत स्वाभाविक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कवच उसका ही एक हिस्सा था। यह अब ज्यूली गुप्त क्षेत्र की तरह लचीला नहीं था। इसके अलावा उसने सिद्धार्थ की कृपाण तकनीक की भी नकल की थी। उसके पागलपन भरे वारों के कारण रैंक 3 सेलेस्टियल उसका कुछ भी नहीं कर सका। हालांकि कवच तो कवच ही होता है। यह संभवतः भौतिक शरीर जितना फुर्तीला नहीं हो सकता। उसकी चाल में अभी भी खामियां हैं, लेकिन जब आप उसकी अपार शक्ति और दोषरहित रक्षा को ध्यान में रखते हैं तो यह इसकी भरपाई कर देता है। हालांकि गो रैन का कवच बेहद चौंकाने वाला था, फिर भी यह कवच था। यह एक व्यक्ति की चपलता को सीमित करता था। हालांकि इस कवच ने उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। यह सिद्धार्थ द्वारा दिए गए खजाने के सामान के टुकड़ों से बना था, इस प्रकार यह अतुलनीय रूप से मजबूत था। कभी कभी रैंक 3 सेलेस्टियल का भाला उसके कृपाण से फिसलकर उस पर वार कर देता था, लेकिन यह केवल मामूली निशान छोड़ता था। वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम कमीने, तुम सिर्फ बाहरी ताकत पर भरोसा करते हो। अगर यह कछुआ खोल न होता तो क्या तुम मेरे एक भी हमले का सामना कर पाते, भ्रष्ट विशेषज्ञ ने गुस्से में कहा। शक्ति के मामले में वह गो रैन के बराबर था, लेकिन रक्षा के मामले में उसे बहुत नुकसान हुआ। जब उसके हमले गो रैन पर हुए तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां तक गो रान का सवाल है, उसने उसके हमलों को नजरअंदाज करके उस पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। यह लड़ने का बिल्कुल बेशर्म तरीका था। तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने कई रणनीतियां आजमाई, लेकिन वह अभी भी गो रैन की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ था, जिससे वह इतना क्रोधित हो गया कि वह गुस्से में दहाड़ने लगा। लेकिन वह असहाय था। अरे, कछुए के खोल से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे महान आविष्कार को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गो रान ने गुस्से से कहा। उसने अचानक हाथ उठाया और अनगिनत छेद दिखाई दिए। उन छेदों को देखकर तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल में तुरंत मौत की सनसनी भर गई। बिना कुछ सोचे समझे वह दुम मोड़कर भाग गया। सैकड़ों काली रोशनियां बिजली की तरह चमक उठीं। वे तुरंत उसके पास पहुंच गईं। यद्यपि उसने स्वयं को बचाने के लिए पहले ही एक ढाल बना ली थी, फिर भी भ्रष्ट दिव्य अभी भी छेदा हुआ था। सैकड़ों तीखी सुइयां उसके शरीर में चुभ गईं। यहां तक कि तीसरे दर्जे के दिव्य शरीर के लोग भी इतनी तेज गति वाली सुइयों को रोक नहीं पाए।
वे कोई साधारण सुइयां नहीं थीं। वे खजाने थे जिन्हें बनाने में गो रान ने बहुत मेहनत की थी। आमतौर पर वह उनका इस्तेमाल करने के लिए बहुत अनिच्छुक था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उन पर कवच तोड़ने वाले रून उकेरे थे। एक बार इस्तेमाल के बाद वे रून अपना असर खो देते थे। दूसरे शब्दों में उसने इस एक हमले में ही सैकड़ों सुइयां खो दी थीं। इन्हें बनाना कोई आसान काम नहीं था। इन्हें फिर से बनाने में उसे शायद 10 दिन से ज्यादा लग जाते। अगर भ्रष्ट स्वर्गीय ने उसके कवच को कछुए के खोल होने का श्राप न दिया होता तो वह उन्हें बर्बाद नहीं करता। कमीने, जरा रुको। तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल अब खून से लथपथ था। उसने तुरंत ठीक होना शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि पीछे रहने से कोई लाभ नहीं होगा। उसने अचानक अपने हाथ पर खून का एक कौर उगल दिया और हवा में एक चित्र बनाया। दिव्य भ्रष्ट रक्त शील्ड। वह छवि उसके शरीर में विलीन हो गई और वह तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया, जो एक क्षण में 100 मील दूर तक पहुंच गई। गो रान दंग रह गया। उसके लिए उसे पकड़ना बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल उसे भागते हुए देख सकता था और वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। हालांकि वह असहाय था। बस रुको। अगली बार मैं तुम्हारे बेवकूफ कछुए के खोल को तोड़ दूंगा और तुम्हारी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तीसरे दर्जे का दिव्य व्यक्ति अपने क्रोध को बाहर निकालने के लिए उग्रता से चिल्लाना नहीं भूला, क्योंकि वह जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था। अचानक एक कृपांछवी नीचे गिरी। वह कृपांछवी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और उसने भ्रष्ट सेलेस्टियल को सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम सब व्यस्त हैं, तो अगली बार का इंतजार करने का समय किसके पास है? एक आलसी आवाज गूंजी और गो रैन की नजर में एक आकृति दिखाई दी। हाँ 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 बॉस, गो रैन खुश था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ इस समय प्रकट होगा। छोटे दोस्त, तुम बहुत दिखावा करते हो। यहां तक कि मैं भी तुमसे आगे निकल गया हूं, सिद्धार्थ ने कहा। हे बॉस, मैं इसके लायक नहीं हूं। आपके पीछे खड़े होकर दिखावा करना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, गो रैन ने हंसते हुए कहा। अगर तुम सच में उसे मारना चाहते थे तो मुझे यकीन है कि वह भागने की क्षमता भी नहीं रखता। तुम अब वाकई ताकतवर हो, सिद्धार्थ ने उसे अंगूठा दिखाया। वह गो रैन को बहुत अच्छी तरह समझता था। हे हाँ, तुम सही हो। उसे मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इससे मेरे कई महीनों का काम बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत अनिच्छुक हूं। मैं इसे किसी बड़े मंच के लिए बचाकर रख रहा हूं। गो रान शरारती ढंग से हंसा। जैसा कि उम्मीद थी, यह आदमी वाकई बहुत दुष्ट था। वह और भी लोगों को ठगने के लिए अपने तुरुप के पत्ते छोड़ रहा था। इस तरह की योजना वाकई काबिले तारीफ थी। चलो चलें। मैं तुम्हें परीक्षण क्षेत्रों में ले चलूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। हे मैं आखिरकार बॉस के साथ लड़ सकता हूं। वे दो लड़कियां कहां चली गईं? वे ऐसे ही चली गईं। गो रैन ने देखा कि वे दो महिलाएं पूरी तरह से गायब हो गई थीं। उन्होंने उसे पूरी तरह से त्याग दिया था। यह पूरी तरह से अनैतिक था। रहने दो। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि वे दोनों अपना दिल तुम्हें दे देंगे? सिद्धार्थ अवाक रह गया। उसने गो रान को कीट द्वीप पर खींच लिया। बॉस, आपने अमरपथ में प्रवेश करने के बाद से कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? गो रैन ने उम्मीद से पूछा। कोई लड़ाई नहीं हुई। वे बस कुछ छोटे मोटे झगड़े थे, सिद्धार्थ ने कहा। तुम? मैंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, शायद दर्जनों। मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने कितने भ्रष्ट मूर्खों को मारा है। वैसे भी मैंने 11 रैंक 2 सेलेस्टियल को मार दिया है। मैं ये स्थानिक छल्ले तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। अगर तुम्हारी उदार मदद न होती तो मैं अपना सुनहरा कवच नहीं बना पाता। इतने पैसे खर्च करने के बाद मुझे आखिरकार वापसी मिल रही है। मैं जल्दी से तुम्हारा सारा निवेश वापस कर दूंगा। गो रैन ने हंसते हुए स्थानिक छल्लों का ढेर निकाला। हालांकि सिद्धार्थ ने उससे किसी भी चीज के लिए मोलतोल नहीं किया था और हमेशा उसे जो भी चाहिए था वह दिया था। गो रान जानता था कि उसका यह सुनहरा कवच सिद्धार्थ द्वारा उस पर पैसे फेंकने का नतीजा था। यहां तक कि उसे भी शर्मिंदा होना पड़ा। अब वह आखिरकार एहसान चुका सकता था। सिद्धार्थ ने उन स्थानिक छल्लों को देखा और अपना सिर हिलाया। जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें उन्हें बहन यू को दे देना चाहिए। वह हमारे वित्त पोषण की प्रभारी है। इन चीजों को देखकर ही मुझे सिरदर्द होने लगता है। मूल रूप से ड्रैगन ब्लड लीजन के वित्त का जिम्मा तान वानेर के पास छोड़ दिया गया था। शुरुआत में उसे अपनी स्थिति बहुत ताजा और अनोखी लगी थी और इसलिए उसने इसका आनंद लिया था। लेकिन फिर उसे पता चला कि उसके पास इसके लिए धैर्य नहीं है और अंत में यह कार्य किंग यू को सौंप दिया गया। एक कारण यह था कि किंग यू एक बहुत ही चौकस व्यक्ति थी
और ड्रैगन ब्लड लीजन में उसके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। दूसरा कारण यह था कि तान वानेर को पूरे दिन उसकी झिड़कियां नहीं सुननी पड़ती थीं। जब से किंग यू ने वित्त का कार्यभार संभाला है, वह पूरे दिन व्यस्त रहती थी। इसके अलावा वह अपने काम के प्रति बेहद गंभीर थी और वह हमेशा सावधान रहती थी। बहुत लंबे समय से सिद्धार्थ ने किंग यू के साथ लंबी उचित बातचीत नहीं की थी। हे बॉस, सच बताओ तो मैंने जो भी पैसा खर्च किया उससे मुझे पूरे दिन चिंता होती रही, गो रैन ने कहा। बेकार की बातें मत बोलो। क्या भाइयों को इतना कुछ कहने की जरूरत है? हाँ बॉस, अब जब मैं अपना पैसा खुद कमा सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से इस सुनहरे कवच का पूरा लाभ उठाऊंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, गो रैन ने कसम खाई। क्या इस दौरान तुम्हारी मुलाकात हमारे किसी परिचित से हुई? सिद्धार्थ ने पूछा। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो हमारे संप्रदाय पर निर्भर हैं। जब उन्हें जरूरत थी तो मैंने उनकी मदद की। लेकिन जहां तक हमारे अपने लोगों की बात है तो मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि मैंने एक बात सुनी। रिमोट हेवन गैंग के जी चांगकोंग का अपनी भाभी मेंग क्यूई से झगड़ा हो गया था, गो रान ने कहा। भविष्य में उसे भाभी मेंग क्यू मत कहना और निश्चित रूप से भाभी वानेर मत कहना। उनके चेहरे बहुत पतले हैं। उन्हें सिर्फ बहन कहना ही ठीक है। क्या जी चांगकोंग अंत में मर गई? सिद्धार्थ ने पूछा। हे भगवान, तुम्हें कैसे पता चला? जब मैंने यह सुना तो मुझे लगा कि बहन मेंग क्यूई खतरे में होगी। छी, यह एक मजाक है। पूरे ड्रैगन ब्लड लीजन में मेंग क्यू सबसे शक्तिशाली है। जी चांगकोंग के लिए उसे चुनौती देना आत्महत्या के समान है, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। बॉस, आप वास्तव में दुष्ट हैं। बहन मेंगकी के पास इतना भयानक तुरुप का पत्ता था, लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं। परिणाम क्या हुआ? क्या जी चांगकोंग मर गया? नहीं, लेकिन उसने अपनी आधी जिंदगी खो दी। मैंने सुना है कि जब उसने बहन मेंगक्यू को ब्लॉक किया था तो उसके शब्द इतने भद्दे थे कि वह पूरी तरह से क्रोधित हो गई और उसने एक भयानक जादुई जानवर को बुलाया। नतीजतन जी चांगकोंग को एक त्रासदी का सामना करना पड़ा। उसे कुत्ते की तरह दबा दिया गया और उसका आधा शरीर नष्ट हो गया। अगर उसने अंत में भागने के लिए एक गुप्त कला का उपयोग नहीं किया होता तो उसे वहीं मार दिया जाता। आखिर वह कौन सा घरेलू पालतू जानवर है जो इतना भयानक है? गो रान ने उत्सुकता से पूछा। हे 7वीं रैंक का रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स, सिद्धार्थ हंसा। अरे, तुम दोनों वाकई बहुत बुरे हो। क्या यह दिव्य फीनिक्स का वंशज नहीं है? जब इसका पवित्र रक्त सक्रिय होता है और इसका असली पंख हमला करता है तो मैंने सुना है कि यह फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को भी चुनौती दे सकता है, गो रैन चिल्लाया। 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर समुद्री विस्तार साधना आधार से मेल खाता था। साधारण समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को सिद्धार्थ और अन्य लोगों द्वारा आसानी से मार दिया जा सकता था। जादुई जानवर स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली थे और रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स दिव्य फीनिक्स का वंशज था। अपनी रक्तरेखा शक्ति के साथ इसकी शक्ति उसी क्षेत्र में रैंक 3 सेलेस्टियल से भी आगे निकल सकती है। जी चांगकोंग के लिए रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स से लड़ना रैंक 3 जियांटियन सेलेस्टियल का रैंक 3 सी एक्सपेंशन सेलेस्टियल से लड़ने जैसा था। यह तथ्य कि वह जीवित बच सकता था उसके लिए पहले से ही बहुत भाग्यशाली था। तो क्या बहन मेंग क्यूई अनादि पथ में बेजोड़ नहीं है? गो रैन ने उत्साह से पूछा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक शक्तिशाली जादुई जानवर अमर पथ पर हावी होने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने खुद देखा है कि किसी ने रक्त फीनिक्स के स्तर के जादुई जानवर को मौत के घाट उतार दिया। ज़ुयू के यमराजा रक्त अभिशाप के बारे में सोचते ही सिद्धार्थ को बेचैनी होने लगी। वह अभिशाप बहुत भयानक था। गो रान को थोड़ा संयमित रखने के लिए सिद्धार्थ ने उसे ज़ुयू के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में बताया। वह अपना होश खोकर किसी को चुनौती नहीं दे सकता था, वरना वह हार जाएगा। हे भगवान, तुम्हारा सामना ज़ुयू से हुआ था और तुम उसे लगभग मार ही डालने वाले थे। बॉस, तुम सच में जानते हो कि जीवन कैसे जिया जाता है? गो रैन ने श्रद्धापूर्वक कहा। तुम ज़ुयू को जानते हो? सिद्धार्थ आश्चर्यचकित था। मैंने कुछ भ्रष्ट विशेषज्ञों से उसके बारे में सुना है। उनके पूर्वी बंजर भूमि के भ्रष्ट मार्ग में 2 सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोग हैं। वे उनके भविष्य के नेता हैं। एक को भ्रष्ट राजा कहा जाता है जबकि दूसरे को शैतान महारानी कहा जाता है। भ्रष्ट राजा ज़ुयू है। उसे एक अपराजेय स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सराहा जाता है और भ्रष्ट मार्ग में शामिल होने के बाद से जिसने भी उसके साथ मारपीट की है उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन चूंकि आपने लगभग उसकी जान ले ली थी, इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपराजेय स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, गो रैन ने कहा।
शुरू में वह सिद्धार्थ को भ्रष्ट मार्ग के बारे में सावधान रहने की चेतावनी देने के बारे में सोच रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ पहले से ही उस विशेषज्ञ से परिचित था और लगभग उसकी जान ले चुका था। यह सिर्फ एक संयोग था। अगर हम युद्धक क्षमताओं के मामले में प्रतिस्पर्धा कर रहे होते तो यह अभी भी अज्ञात है कि कौन किसको हराएगा। लेकिन वह निश्चित रूप से अब तक का सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी है जिसका मैंने सामना किया है। मुझे विश्वास है कि उसके पास कई चौंकाने वाले ट्रम्प कार्ड हैं जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। सिद्धार्थ को ज़ुयू के अटूट ट्रम्प कार्डों के कारण बहुत दबाव महसूस हुआ। ज़ुयू वास्तव में एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। यह सही है, वह शैतान महारानी कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम लिंग युयान है। जाहिर है वह इतनी सुंदर है कि पक्षी आकाश से नीचे गिरते हैं और नदियां पीछे की ओर बहती हैं। उसके भयंकर तरीके शैतानों को भी कांपने, भूतों को रोने और देवताओं को रोने पर मजबूर कर देते हैं। वह भ्रष्ट राजा जितनी ही प्रसिद्ध है, गो रान ने कहा। पक्षी आकाश से गिरेंगे और नदियां पीछे की ओर बहेंगी। क्या सुंदरता ऐसा कर सकती है? सिद्धार्थ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। खांसी, मेरा मतलब बस इतना है कि उसकी सुंदरता अवर्णनीय है। इतना नखरे मत करो। तुम्हें पता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, गो रैन ने अजीब तरीके से कहा। अगर वह ज़ुयू जितनी ही मशहूर है तो उसे भी उस स्तर पर विशेषज्ञ होना चाहिए। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। सिर्फ ज़ुयू ही काफी डरावनी थी। अब लिंग युयान सामने आ गया था। इससे उसे लगा कि उस पर दबाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसके अलावा भ्रष्ट मार्ग उसका प्राणघातक दुश्मन था। वे दोनों बातें करते हुए यात्रा कर रहे थे। अंततः वे एक सूखी हुई नदी के किनारे पहुंचे। जमीन दरारों से भरी हुई थी, एक भयावह दृश्य। नदी का किनारा अंतहीन रूप से बहता रहा। सिद्धार्थ को आखिरकार समझ में आ गया कि इस जगह को कीट द्वीप क्यों कहा जाता है। प्राचीन पथ के ढहने से पहले यहां एक झील रही होगी। आगे लोग हैं, गो रैन ने अचानक कहा। सिद्धार्थ ने देखा कि कई लोग उनकी तरह आगे बढ़ रहे थे। वे भी वास्तव में कीट द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। उनके वस्त्रों से धर्मी और भ्रष्ट दोनों तरह के शिष्य थे। कुछ शिष्य प्राचीन परिवारों से भी थे। वे अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व थे। बस बात यह थी कि वे अतुलनीय रूप से अहंकारी थे और बाकी दुनिया से शायद ही कभी बातचीत करते थे। बॉस, हमें जल्दी करना चाहिए, अन्यथा खजाना दूसरे लोग ले लेंगे, गो रैन ने चिंतित होकर कहा। दिमाग बड़ा करो। इंसेक्ट आइलैंड एक परीक्षण क्षेत्र है। हालांकि मुझे सटीक विवरण नहीं पता, लेकिन आपको इनाम पाने के लिए निश्चित रूप से परीक्षण पास करना होगा। यह कोई मायने नहीं रखता कि कौन पहले वहां पहुंचता है। इसके अलावा यह तथ्य कि वे हमारे लिए आगे की ओर देख रहे हैं एक अच्छी बात है। वे हमारे देखते हुए पानी का परीक्षण कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने गो रैन के साथ गति धीमी कर दी। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए, अधिक से अधिक लोगों को देखकर सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ। उसने जल्दी से वह नक्शा निकाला जो उसने भ्रष्ट शिष्यों से प्राप्त किया था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों थे। इस जगह को बहुत पहले से ही सभी ने चिन्हित कर रखा था। वह इस नक्शे को जियाओ जनजाति द्वारा दिए गए नक्शे से मिलाना भूल गया था। अगर उसे पता होता कि इतने सारे लोग आ रहे हैं तो वह कोई दूसरी जगह चुनता। इतने सारे लोगों के साथ उसे न सिर्फ ट्रायल पास करने की चिंता होती, बल्कि दूसरों द्वारा हमला किए जाने की भी चिंता होती। यह समय और प्रयास की बर्बादी थी। लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरा कारण जिसके लिए उसने कीट द्वीप चुना था वह यह था कि जियाओ जनजाति के नेता ने उसे विशेष रूप से बताया था कि यह बहुत अजीब है। उनके लोग इसे केवल बाहर से ही देख सकते थे। वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह एक ऐसा परीक्षण था जिसने उन्हें बहुत शापित किया था। आखिरकार एक पहाड़ दिखाई दिया। इसे तथाकथित कीट द्वीप कहा जाना चाहिए था। लेकिन झील गायब हो गई थी, इसलिए द्वीप एक पहाड़ बन गया था। सिद्धार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा होगा। बाहर से देखने पर यह कई हजार मील चौड़ा लग रहा था, लेकिन यह पूरी तरह से उजाड़ था और इस पर घास का एक भी तिनका नहीं उग रहा था। उस वीरान द्वीप को देखकर किसी अज्ञात कारण से सिद्धार्थ को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगता रहा कि यह द्वीप अजीब है। लेकिन चूंकि वह यहां पहले ही आ चुका था, इसलिए उसे अंदर जाकर कम से कम एक नजर तो देखनी ही थी। जब सिद्धार्थ और गो रान द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने कई लाशें देखीं। वे भ्रष्ट विशेषज्ञों की लाशें लग रही थीं। उनके हथियार और स्थानिक अंगूठियां गायब थीं।
कुछ और आगे बढ़ने के बाद उन्हें और लाशें मिली। इस बार उनके वस्त्र धर्मी मार्ग के थे। पहले की तरह उनके हथियार और स्थानिक अंगूठियां गायब थीं। एक पहाड़ी से गुजरने के बाद उन्होंने 2 और लोगों को देखा, लेकिन वे जीवित और स्वस्थ थे। उन्होंने सिद्धार्थ और गुओरान पर ठंडे अंदाज में अपने हथियार तान दिए। यह इलाका हमारा है। अगर तुम होशियार हो तो तुम तुरंत भाग जाओगे। इन दोनों लोगों के सिर पर एक छोटा सींग था। सिद्धार्थ ने उन्हें फुलमून जाति के सदस्यों के रूप में पहचाना। फुलमून जाति एक प्राचीन जाति थी जिसमें अपार शक्ति थी। उनकी त्वचा कांसे जैसी थी, जो उन्हें औसत साधकों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाती थी। अमर मार्ग में प्रवेश करने से पहले सिद्धार्थ ने उन्हें देखा था, लेकिन उसने पाया कि वे बहुत घमंडी थे। वे वास्तव में मानव जाति को नीची नजर से देखते थे। वास्तव में वे व्यावहारिक रूप से उनकी ओर देखते भी नहीं थे। ये दोनों स्पष्ट रूप से उन्हें और अंदर जाने से रोकने का इरादा रखते थे। वे इस क्षेत्र को फुलमून रेस के लिए सुरक्षित करना चाहते थे। संपूर्ण अमर पथ मेरा क्षेत्र है। तुम दोनों को भाग जाना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। इन घमंडी लोगों को देखकर ही उसे गुस्सा आ गया। पहले ये लोग बहुत परेशान करने वाले थे, लेकिन सिद्धार्थ ने उनसे कोई संघर्ष नहीं किया था, इसलिए उन्होंने लड़ाई नहीं की थी। लेकिन अब जब वे अपने हथियार उस पर तान रहे थे, तो सहनशील होने का कोई मतलब नहीं था। मृत्यु को आमंत्रित करना, वे दोनों क्रोधित हो गए। वे एक प्राचीन जाति के लोग थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके जैसे नियमित शिष्यों को नीची नजर से देखते थे। उनके दोनों भाले जहरीले सांपों की तरह वार करते थे। हालांकि वे सिर्फ एक दर्जे के दिव्य प्राणी थे, लेकिन उनकी ताकत दूसरी दर्जे के दिव्य प्राणियों के बराबर थी। 2 सुनहरे हाथों ने अपने भाले पकड़े। यह गुओरान था। उसकी राय में ऐसे छोटे मोटे आंकड़े उसके बॉस के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लायक नहीं थे। जैसे ही गुओरान उन्हें उड़ाने वाला था, सिद्धार्थ ने सीधे अपनी उंगली से इशारा किया। 2 बिजली के तीर उनके सिर में घुस गए, जिससे वे सीधे शरीर और आत्मा से मर गए। वे जमीन पर गिर पड़े, उनकी आंखें अभी भी सदमे से भरी हुई थीं। बॉस आप? गुओरान भी दंग रह गया। वे एक प्राचीन जाति के विशेषज्ञ थे। अब यह परेशानी का सबब बन गया था। याद रखो, चाहे वह कोई भी हो, जब तक वे तुम्हारा जीवन चाहते हैं, तुम्हारे पास उन्हें मारने का कारण है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा। लेकिन वे? कोई लेकिन नहीं है। अगर आप सिर्फ उनकी पृष्ठभूमि के कारण उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते, अगर आप परिणामों से डरते हैं, तो आपके दुश्मन यह नहीं सोचेंगे कि आप उदार हैं। इसके बजाय वे सोचेंगे कि आप कमजोर हैं और आपको धमकाना आसान है। इससे आपको और भी ज्यादा परेशानी होगी। ऐसे लोगों के लिए आपको और भी ज्यादा अत्याचारी होना चाहिए। जो भी आए उसे मार डालो, तब तक मारो जब तक वे डर न जाए, तब तक मारो जब तक कि वे तुम्हारे साथ दुश्मनी करने की हिम्मत न कर लें। क्या तुम्हें अभी भी वो वुफांग याद नहीं है? अगर मैंने खुद को रोकने के बजाय पहली बार सामना होने पर ही उसे मार दिया होता, तो क्या ये जिक्यू और लू फांगेर मर जाते? सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। गुओरान का दिल बर्फ की तरह जम गया। ज्यूली गुप्त क्षेत्र के अंत में उस दयनीय लड़ाई के बारे में सोचते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह लू फैंगेर और ये झिकियो को अपने सामने मरते हुए देख सकता था। इसलिए याद रखें, दुश्मन तो दुश्मन ही होते हैं। व्यर्थ में यह मत सोचिए कि अच्छा बनने से वे आपके मित्र बन जाएंगे। यह आपको और भी निराशा में धकेल देगा। आपको विशेषज्ञों से ज्यादा मजबूत होना होगा, दुष्ट लोगों से ज्यादा दुष्ट। तर्क करने के बारे में व्यर्थ मत सोचिए। यह सिर्फ कमजोर लोगों का दिखावा है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि दूसरों को आपसे तर्क करने के लिए कैसे तैयार किया जाए, सिद्धार्थ ने कहा। जब वह बोल रहा था तो 10 से ज्यादा फुलमून विशेषज्ञ सामने आए। जाहिर है यहां के उपद्रव ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया था। जब उन्होंने उन 2 लाशों को देखा तो वे गुस्से से दहाड़ने लगे और उन पर हमला कर दिया। उन सबको मार डालो, सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाया। गुओरान को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। उसका यह बॉस बहुत क्रूर था। वे एक प्राचीन जाति का हिस्सा थे, लेकिन वह केवल अपने बॉस के आदेशों को सुन सकता था। उसने अपना सुनहरा कवच बुलाया और अपनी कृपाण से वार किया। फुलमून विशेषज्ञ यह देखकर भयभीत हो गए कि इस सुनहरे राक्षस ने उन्हें शक्ति के मामले में पूरी तरह दबा दिया है। एक ही कृपाण से वे सभी उड़ गए। जब वे हवा में उड़ रहे थे तो बिजली की तरह तेजी से काली सुइयां उन पर गिरी। खूनी धुंध हवा में छा गई और वे लगभग सभी मारे गए। बचने वाला एकमात्र व्यक्ति रैंक 2 का दिव्य प्राणी था।
अपने शक्तिशाली शरीर पर भरोसा करते हुए छलनी में छेद होने के बावजूद वह जीवित रहा। वह भागने ही वाला था कि गोरान की कृपाण बेरहमी से उस पर गिर पड़ी। वह सीधे 2 टुकड़ों में कट गया। वह दूसरे दर्जे का दिव्य प्राणी ऐसे ही मर गया। उन्हें मारने के बाद गोरान को जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह बहुत चिंतित था। बॉस, क्या इससे और परेशानी नहीं आएगी? क्या परेशानी है? ज्यादा से ज्यादा फुलमून जाति को इस बारे में पता चल जाएगा और वे हमारा पीछा करेंगे। और क्या हो सकता है? अगर हम इस बार पीछे हट गए तो हमें अगली बार भी पीछे हटना पड़ेगा और यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। अच्छे संसाधन दूसरे लोग ले लेंगे और हम मजबूत होने का कोई भी मौका खो देंगे। उस समय हम फुलमून जाति से भी नहीं मरेंगे, इससे पहले कि हम कमजोर दुश्मनों से मर जाएं। जो हमें रोकते हैं वे अनिवार्य रूप से हमें मार रहे हैं, इसलिए दया करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक मुसीबत की बात है, क्या हमें और मुसीबतों की परवाह है? हमें कब मुसीबतों से नहीं जूझना पड़ता। आराम करो। भले ही तुम बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करो, मैं वहां रहूंगा। और अगर मैं इसे संभाल नहीं पाया तो सबसे बुरी स्थिति यह होगी कि हम सभी भाई एक साथ मर जाएंगे। 18 साल बाद हम एक बार फिर उठ खड़े होंगे। हम मर सकते हैं, लेकिन हम अपनी अजेय इच्छा शक्ति नहीं खो सकते। चूंकि हमने यह स्थान चुना है, इसलिए हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। एक बार जब हम पीछे हट गए तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। भविष्य में हमारी पूरी ड्रैगन ब्लड सेना अजेय मार्ग पर चलेगी। हम मर सकते हैं, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से हर एक मेरा भाई या बहन है। अगर कोई एक व्यक्ति आपदा का कारण बनता है तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी आपको भड़काने की हिम्मत करता है उसे सीधे मार दिया जा सकता है। हमारी ड्रैगन ब्लड सेना शायद परेशानी न भड़काए, लेकिन हम परेशानी से डरते नहीं हैं। चाहे वह कोई भी हो, भले ही उनके पिता भगवान हो, फिर भी अगर वे हमें भड़काते हैं तो हम उन्हें मार देंगे, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। मैं समझ गया, बॉस, गोरान ने सिर हिलाया। आज वह आखिरकार सिद्धार्थ की सोच को सही मायने में समझ गया। उसने उसकी और भी ज्यादा प्रशंसा और पूजा की। जब से उसने सिद्धार्थ का सामना किया था, सिद्धार्थ एक उल्कापिंड की तरह चमक उठा था। लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो गया हो, उसने अभी भी अपना मूल हृदय बनाए रखा था। गोरान सिद्धार्थ का सबसे पहला अनुयायी था। अब उसका साधना आधार स्वर्गीय जियांटियन क्षेत्र तक पहुंच गया था और वह दूसरे दर्जे का दिव्य बन गया था। उसने अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी और दुनिया उसके लिए खुल गई थी। उसका हृदय अनजाने में बदल गया था। वह अपने पास मौजूद चीजों की ज्यादा से ज्यादा परवाह करने लगा था। वह अपनी मौजूदा उपलब्धियों का आनंद लेना चाहता था। नतीजतन उसे अपने पास मौजूद चीजों को खोने का डर सताने लगा था। अब उसे अपने मूल हृदय को याद करना था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। गोरैन भी होशियार था। हालांकि वह बहुत दिखावटी था, फिर भी उसकी समझ का कौशल बहुत बढ़िया था। उसने गोरान के कंधे पर थपथपाया। चूंकि वह समझ गया था, इसलिए कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। वे आगे बढ़ते रहे और जल्दी से जमीन में एक गड्ढा ढूंढ निकाला। ऐसा लग रहा था कि यह अभी अभी खोदा गया है। वे कुआं खोद रहे थे। गोरैन ने आश्चर्य से पूछा, क्या कुआं? उन्हें खजाने की खुदाई करनी चाहिए, सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाईं। खजाने की खुदाई? गोरैन को वास्तव में समझ नहीं आया। ज्यो जनजाति से मुझे पता चला कि कीट द्वीप एक बहुत बड़ा परीक्षण क्षेत्र है। यह सैकड़ों स्तरों में विभाजित है और उन्हें बचाने के लिए बल क्षेत्र हैं। लेकिन ज्यो जनजाति केवल दूर से ही देख सकती थी। वहां शक्तिशाली संरचनाएं हैं जो उन्हें प्रवेश करने से रोकती हैं। लेकिन उनके अनुसार यह कीट द्वीप कभी एक हरा भरा जंगल था। अब वहां घास का एक भी तिनका नहीं है। क्या यह उत्सुक नहीं है? जाहिर है, इंसेक्ट आइलैंड पर हर ट्रायल में बोनथॉर्न ब्लडमॉथ की सुरक्षा होती है। अगर आप खजाना पाना चाहते हैं तो आपको इसे हराना होगा। लेकिन अब यह द्वीप पूरी तरह से उजाड़ हो चुका है और बोनथॉर्न ब्लडमॉथ का कोई निशान नहीं है। उनका अनुमान है कि क्योंकि वहां कोई गार्ड नहीं था, बोनथॉर्न ब्लडमॉथ ने द्वीप के सभी संसाधनों को खा लिया, इस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और सबसे अधिक संभावना है कि वे प्रजनन के लिए अन्य स्थानों पर चले गए। इस उजाड़ द्वीप को देखते हुए सिद्धार्थ ने कुछ देर रुककर कहा, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं बस यह नहीं बता सकता कि क्या है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? गोरैन ने पूछा।
एक मिनट रुको, मैं अपनी दिव्य इंद्रिय से जांच करूंगा। सिद्धार्थ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को भूमिगत भेज दिया। वह फुलमून विशेषज्ञों द्वारा खोदे गए गड्ढे का पीछा करने लगा। 300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। जमीन के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अस्तव्यस्त छत्ते हों। किसी अज्ञात ऊर्जा ने अनगिनत घुमावदार और आपस में जुड़ी सुरंगों को भेद दिया था। इसके अलावा उसने टूटी हुई गुफाएं और संरचनाएं भी देखीं। ओह, कुछ तो है। सिद्धार्थ को अचानक 3000 मीटर की गहराई में एक जेड केस दिखाई दिया। कीचड़ में दबे होने के बावजूद उसे अभी भी इसका एहसास था। इन लोगों के पास भूमिगत खजाने को महसूस करने का कोई तरीका जरूर होगा। यह छेद खजाने के ठीक ऊपर है। क्या वास्तव में खजाने की खोज करने के लिए ऐसा कोई तरीका है? तो मुझे उनके स्थानिक छल्लों की जांच करने दें। गो रैन प्रसन्न था और उसने जल्दी से फुलमून विशेषज्ञों की लाशों से स्थानिक छल्लों को छानना शुरू कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी दिव्य इंद्रिय कई मील तक जा सकती है, जो कि उनके पास मौजूद किसी भी वस्तु से कहीं ज्यादा है। सबसे पहले चलो खुदाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। सिद्धार्थ बस कार्रवाई करने ही वाला था। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बॉस। मुझे करने दीजिए। गो रैन ने एक ड्रिल निकाली। ड्रिल 3 मीटर लंबी थी और ठंडी रोशनी देती थी। गो रैन ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, जब से मैंने पहली बार मठ में खुदाई की थी, तब से मुझे पता था कि हम फिर से इस तरह की स्थिति में फंस जाएंगे। इसलिए मैंने यह बेहतरीन ड्रिल विकसित की। ड्रिल के रंस चमक उठे। यह तेजी से घूमने लगा, जिससे कानों को चीर देने वाली आवाज आने लगी। यह जमीन में ऐसे घुसने लगा जैसे यह कागज से बना हो। सिद्धार्थ की स्तब्ध निगाहों के सामने सिर्फ 2 सांसों में ड्रिल उस जेड केस तक पहुंच गई जिसकी ओर सिद्धार्थ ने इशारा किया था। वह बस इतना कह रहा है कि सबसे बुरी स्थिति यह है कि वे सभी मर जाते हैं और वे पुनर्जन्म लेंगे, 18 साल में वयस्क बनेंगे और एक बार फिर वही बनेंगे जो वे थे। लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो यह एक तरह की अभिव्यक्ति है और पाठकों को इसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि साधक अपनी यादों के साथ पुनर्जन्म ले सकते हैं। जेड केस खोलते ही एक घिनौनी गंध फैली। सिद्धार्थ और गो रैन दोनों डर के मारे उछल पड़े। उन्हें लगा कि यह जहर है। उन्होंने जल्दी से अपने रोमछिद्र बंद किए और वापस गोली चला दी। तभी उन्हें अंदर क्या था इसका अंदाजा हुआ। यह एक मुट्ठी भर अंडा था, लेकिन उस पर अनगिनत धब्बे थे और उनसे घिनौनी गंध आ रही थी। क्या यह किसी पालतू जानवर का अंडा है? गो रैन ने अनुमान लगाया। संभवतः। बस इतना ही कि बहुत समय हो गया है। सिद्धार्थ अवाक रह गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। इस अंडे को फेंक दो। लेकिन केस एक खजाना होना चाहिए। ठीक है, गो रैन वास्तव में इस चीज को छूना नहीं चाहता था। लेकिन जब से सिद्धार्थ ने ऐसा कहा, वह गया और अंडे को बाहर फेंक दिया। भाड़ में जाओ सुअर। सिद्धार्थ अचानक भाग गया जब उसने गो रैन को उसके पैरों के नीचे अंडा फेंकते देखा। डिब्बा छोड़ते ही अंडा तुरंत बड़ा हो गया। यह कई मीटर लंबा हो गया और जमीन पर गिरते ही फट गया। मलहरे रंग का तरल पदार्थ बम की तरह फूट पड़ा। गो रैन पर तुरंत ही इसका छींटा पड़ा। एक उल्टी करने वाली गंध उसके ऊपर छा गई। उसके रोमछिद्रों को बंद करने के बावजूद उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह उल्टी करने वाला है। यह अंडा कब से अस्तित्व में था, यह कोई नहीं जानता। ऐसी गंध को कोई भी सहन नहीं कर सकता था। यह सौभाग्य की बात थी कि सिद्धार्थ काफी तेजी से भाग गया था, अन्यथा वह भी पानी में भीग जाता। गो रैन को बस मूर्खता से वहां खड़ा देखकर उसने शाप दिया, जल्दी करो और अपने आप को धोना शुरू करो। तभी गो रैन ने प्रतिक्रिया की। उसने पानी की एक बाल्टी निकाली और पागलों की तरह रगड़ना शुरू कर दिया। एक बार जब वह साफ हो गया, तब भी वह घिनौनी बदबू कम नहीं हुई। बॉस, आप मुझे चेतावनी नहीं दे सकते थे। गो रैन ने अपना लबादा बदला, लेकिन वह बदबू अभी भी मौजूद थी। क्या तुम सुअर हो? क्या घर में रहने वाले पालतू जानवर का अंडा मुर्गी के अंडे के आकार का होगा? उस केस पर बहुत बड़े बड़े रून बने हुए हैं। क्या तुम अंधे हो? अगर तुम अंधे भी हो तो क्या तुम स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकते? ठीक, मैं तुम्हारी वजह से लगभग फंस ही गया था और तुम फिर भी मुझ पर बड़बड़ाना चाहते हो। सिद्धार्थ ने बिना किसी दया के कहा। कई दिनों तक ऐसा नहीं हो सकता था कि खुशबू गायब हो जाए। अब तो सिद्धार्थ भी प्रभावित हो गया था। सभी छिद्रों और गंध की इंद्रियों को बंद करके दुनिया में यात्रा करना वास्तव में आध्यात्मिक अनुभूति को आधा कर देने के समान है। कुछ समय के लिए ऐसा करना स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसा करना मौत को दावत देना है। हे भगवान, यह वास्तव में एक खजाना है।
मेरे लिए इन रूनों का बहुत बड़ा उपयोग है। गो रैन ने अचानक केस पर रूनों को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने निश्चित रूप से एक और फोर्जिंग तंत्र के बारे में सोचा था। छी, इसे दूर रखो। चलो चलें, सिद्धार्थ गो रैन को ले आया। सिद्धार्थ को इस क्षेत्र में काफी गहरे गड्ढे मिले, लेकिन वे छेद बहुत पहले के थे। ऐसा लग रहा था कि इस द्वीप पर पहले भी कई विशेषज्ञों ने खोज की थी, जिससे वह निराश हो गया। शायद यहाँ कोई खजाना मिलने की संभावना बहुत कम थी। यहाँ एक जेड केस है। सिद्धार्थ ने जेड केस को महसूस करते हुए रुक गया। एक पल भी बर्बाद किए बिना गो रैन ने खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही गो रैन खुदाई कर रही थी, सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा और बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। तर्क के अनुसार, चूंकि यह जगह एक परीक्षण क्षेत्र था, इसलिए इसे एक पिंजरे की तरह होना चाहिए था जिसमें कीड़े फंस जाते। कीड़े छिपे हुए ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर की तरह होने चाहिए थे, जो भागने में असमर्थ थे। लेकिन अब न केवल वहां कोई बोनथॉर्न ब्लड मॉथ नहीं था, बल्कि पूरा द्वीप बर्बाद हो चुका था। परीक्षण गुफाओं की खुदाई की जा चुकी थी और लोग यहां केवल खजाने की खुदाई कर सकते थे। क्या उस लड़ाई ने इस द्वीप की संरचना को नष्ट कर दिया था? लेकिन सिद्धार्थ को अभी भी ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हे बॉस, यह लीजिए। गो रैन ने शरारत से मुस्कुराते हुए जेड केस सिद्धार्थ को सौंप दिया। छी, क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने बदकिस्मत होंगे कि हमें एक और बदबूदार अंडा मिल जाए? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाईं। यद्यपि उनका स्वर तिरस्कारपूर्ण था, फिर भी उन्होंने मामले को दूर रखा और उसे खोलने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें जरा सी भी बदबू नहीं थी, बल्कि वातावरण में एक परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। अंदर एक मोती था। मोती का आकार एक बच्चे की मुट्ठी जितना था। इसका पूरा शरीर जेड जैसा था। आध्यात्मिक क्यूई इसके चारों ओर घूमती थी और यह खूबसूरती से चमकता था। इसमें से इत्र की एक घनी खुशबू निकल रही थी, जिसे सूंघना बेहद सुकून देने वाला था। बॉस, इसे मुझे दे दो। मैं इसका इस्तेमाल अपने अंदर से आने वाली गंध को छिपाने के लिए कर सकता हूं। गो रैन खुश था। यह वही था जिसकी उसे जरूरत थी। तुम नहीं कर सकते। यह 7वीं श्रेणी का नौरंग एक का निदान है। यह महिला साधकों के लिए अविश्वसनीय रूप से कीमती है। इसके अंदर का सार एक व्यक्ति को हमेशा युवा दिखने में सक्षम बना सकता है। यदि तुम इस तरह के प्राकृतिक खजाने को बर्बाद करोगे तो तांग वानेर को अगर इसके बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से तुम्हें टुकड़ों में काट देगी। इसके अलावा मैं भी तुम्हारे द्वारा फंसाया जा सकता हूं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। वाकई यह चीज इतनी अद्भुत है? इसका प्रभाव पौराणिक सदाबहार फल जैसा ही है? गो रैन ने पूछा। जब प्रभाव की बात आती है तो निश्चित रूप से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। उस अनंत रूप फल का सीधे सेवन किया जा सकता है, लेकिन मुझे पहले इस निदान के भीतर का सार निकालना होगा और इसे एक गोली में बदलना होगा। आप जानते हैं कि महिलाओं को अपनी सुंदरता कितनी पसंद होती है। उनमें से बहुत सी अपनी लंबी उम्र और यहां तक कि अपनी साधना के आधार का भी त्याग करने को तैयार हैं। मेरा अनुमान है कि अगर संप्रदाय के गुरु को उसकी सुंदरता की परवाह नहीं होती तो वह बहुत पहले ही राजा के दायरे में आ चुकी होती, सिद्धार्थ ने कहा। तो फिर तुम कुछ एवरलास्टिंग फेस पिल्स को रिफाइन करके मुझे क्यों नहीं देते? हे तुम जानते हो मैं। हे तुम समझ गए, गो रैन ने कहा। उसके चेहरे पर उस मनहूस भाव के साथ ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यह नहीं समझेगा कि उसका इरादा क्या है। चिंता मत करो, इस निदान में मौजूद सार मेरे लिए गोलियों की कई भट्टियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। मुझे अपनी सुंदरियों के लिए गोलियों की केवल एक भट्टी की आवश्यकता होगी। यदि आप में क्षमता है तो आप बाकी सभी ले सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी सुंदर लड़कियों को आकर्षित कर सकते हैं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। मैं उन्हें लुभाने के लिए उन सदाबहार दिखने वाली गोलियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। महिलाओं को लुभाना करिश्मा और ताकत के जरिए किया जाना चाहिए। मैं बस भविष्य की तैयारी कर रहा हूं। अगर कोई खूबसूरत महिला आती है जो मेरी प्रशंसा करती है और हमारे बीच बस थोड़ी सी आग की कमी है, तो एक बार जब मैं उसे सदाबहार दिखने वाली गोली भेजूंगा तो कौन मना कर सकता है? गो रैन ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। गो रैन, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम किस तरह की महिला चाहते हो? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। मैं इसे कैसे बताऊं? मेरी जरूरतें ज्यादा नहीं हैं। जब तक वे मुझसे नफरत नहीं करते तब तक सब ठीक है, गो रैन ने कहा। आपकी यह आवश्यकता वास्तव में काफी अधिक है, सिद्धार्थ ने कहा। भाड़ में जाओ मालिक, तुम बहुत बुरे हो। तुम हमेशा मेरा इस तरह मजाक क्यों उड़ाते हो?
यह असहनीय है। गोरैन को रोने का मन हुआ, लेकिन आंसू नहीं निकले। हे, ऐसा मत करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। इसके अलावा क्या तुम भी काफी सुंदर नहीं हो? तुम्हें अपनी जरूरतें इतनी कम क्यों रखनी चाहिए? सिद्धार्थ ने दिलासा दिया। मुख्य बात यह है कि मेरी आंखें बहुत छोटी हैं। महिलाओं को छोटी आंखों वाले पुरुष पसंद नहीं आते। गोरैन ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। किसने कहा यह? छोटी आंखों के अपने फायदे हैं, सिद्धार्थ ने समर्थनपूर्वक कहा। सचमुच? क्या फायदा? छोटी आंखों वाले लोग, चाहे वे कैसे भी मरें, उनकी आंखें खुली नहीं रहेंगी। ठीक है, चलो बातें करना बंद करें और आगे बढ़ते रहें। सच में सिद्धार्थ भी नौरंग एल के निदान को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह अपनी सुंदरियों का बहुत बड़ा ऋणी है। अब उसे आखिरकार उनमें से प्रत्येक को एक उपहार भेजने का मौका मिला था। वे निश्चित रूप से अपनी जवानी को हमेशा के लिए बनाए रखने की क्षमता प्राप्त करने के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न होंगे। आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फैलाए रखा, जबकि गोरान खुदाई का प्रभारी था। उन्हें जल्दी ही 7 और बक्से मिल गए। उनमें से 3 में ऐसे हथियार थे जो मध्यम श्रेणी के जादुई स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें उत्कृष्ट शिल्प कौशल के माध्यम से बनाया गया था, जिसने उन्हें उस स्तर के औसत हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया था। उन्होंने एक गुप्त पुस्तक भी प्राप्त की जिसमें जल तत्व की जादुई कला थी। इसे सीधे एक स्थानिक वलय में संग्रहित किया गया था क्योंकि यह उनके लिए अनिवार्य रूप से बेकार था। उन्होंने एक और बदबूदार अंडा भी खोदा, लेकिन पिछली बार के अनुभव के आधार पर उन्होंने इसे पहले से कहीं बेहतर तरीके से संभाला। वहां 2 गोलियां और भी थीं जो और भी ज्यादा बेकार थीं। हालांकि औषधीय गोलियां कीमती थीं, लेकिन इतने समय के बाद उन गोलियों ने अपनी औषधीय शक्ति खो दी थी और वे सिर्फ कचरे के सूखे हुए ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थीं। जैसे जैसे वे गहराई में गए, सिद्धार्थ ने कई शक्तिशाली लोगों को देखा। कुछ धार्मिक मार्ग से थे, कुछ भ्रष्ट मार्ग से, और प्राचीन जातियों के कई विशेषज्ञ भी थे। वे समूहों में थे, कभी कभी 10 से अधिक लोग होते थे। वे कुछ खोजते समय अजीबोगरीब औजार पकड़े हुए थे। सिद्धार्थ ने देखा कि वे खजाने को खोजने के लिए उपकरण थे। यही कारण था कि पिछले लोगों ने जो मारे थे वे जेड केस के ठीक ऊपर खुदाई कर रहे थे। आखिरकार ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके पास सिद्धार्थ जितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी और जो सैकड़ों मीटर भूमिगत खोज कर सकते थे। और अगर कोई ऐसा कर भी पाता तो वह आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होने से पहले केवल कुछ सांसों तक ही टिक पाता। सिद्धार्थ ने देखा कि ये लोग द्वीप के हर दिशा से आए थे और वे सभी शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे सभी समूह में थे। सिद्धार्थ का 2 लोगों का समूह वास्तव में सबसे कमजोर था। वे सभी समूह दुश्मन के हमलों से बचने के लिए सावधानी से खोज कर रहे थे। समूह एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाए हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि बहुत से लोग उस पर और गोरैन पर नजर रखने लगे थे। कुछ प्राचीन जाति समूहों में कई रैंक 2 सेलेस्टियल थे। यह जानना जरूरी था कि प्राचीन जातियों के पास ऐसी रक्त रेखाएं थीं जो उन्हें एक ही क्षेत्र में बेजोड़ बनाती थीं। सिद्धार्थ ने उन्हें अनदेखा कर दिया और अपनी दिव्य इंद्रिय से खोज जारी रखी। उसे जल्दी ही 2 और मामले मिल गए। जैसे ही सिद्धार्थ और गोरैन ने दूसरा ट्रक रोका, लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। तुमने जो भी खजाना प्राप्त किया है उसे हमें सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बॉस, यह सिर्फ राख का ढेर कैसे हो सकता है? गोरैन अवाक रह गया जब उसने केस के अंदर देखा। यह कोई औषधीय तत्व होना चाहिए जो इतने समय बाद सड़ गया हो। यह बताना भी असंभव है कि मूल औषधीय तत्व क्या था, सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा। कितना निराशाजनक है। गोरान ने केस को एक तरफ रख दिया। कम से कम केस एक खजाना तो था। कमीने, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अपना खजाना सौंप दो और हम तुम्हें नहीं मारेंगे। सिद्धार्थ और गोरैन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे, जिससे यह समूह क्रोधित हो गया। वे दोनों इस समूह को देख रहे थे। वे इंसानों जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन उनके हाथ बांस के पंजे जैसे थे और उनकी उंगलियों के सिरे पर नुकीले हुक लगे हुए थे। वास्तव में उनकी केवल 4 उंगलियां थीं। वह अजीबोगरीब रूप एक प्राचीन जाति का संकेत था। 13 लोग थे और उनमें से 3 दूसरे दर्जे के दिव्य थे। उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। अपने खजाने सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। क्या वे चीलपंजे वाले प्राचीन जाति विशेषज्ञ अब और भी अधिक क्रोधित हो गए? मरोक दूसरे दर्जे के एक दिव्य प्राणी ने सीधे उन पर अपने पंजे चलाए, जिससे रून प्रकट हुए और कठोर सीटी की आवाज उत्पन्न हुई। गोरान ने अपनी सुनहरी कृपाण से वार किया।
उसे जो बात चौंकाती थी वह यह थी कि चिंगारियां उड़ती थीं और वह वास्तव में एक कदम पीछे हट जाता था। बेवकूफ, अब तुम्हें समझ में आया कि हम कितने ताकतवर हैं? हम अपने नंगे हाथों से जादुई वस्तुओं को तोड़ सकते हैं। अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है, पंजे वाले विशेषज्ञ ने अपना हमला जारी रखते हुए व्यंग्य किया। गोरान सचमुच चौंक गया। जैसा कि अपेक्षित था, प्रत्येक प्राचीन जाति के पास अपनी शक्तिशाली विरासत थी। ये पंजे इस प्राचीन जाति के सबसे बड़े हथियार थे। अचानक एक वज्रशक्ति से आच्छादित हाथ ने प्राचीन जाति विशेषज्ञ के दबंग पंजे को पकड़ लिया। उसकी करुण पुकार के साथ साथ हड्डियां टूटने की आवाज भी गूंजी। जादुई वस्तुओं को फाड़ डालोगे? सिर्फ अपने चिकन के पतले पंजों से सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। यह देखकर कि वे पंजे कितने शक्तिशाली थे, सिद्धार्थ ने यह परखना चाहा कि क्या वे वास्तव में उतने ही शक्तिशाली हैं जितना कि वे कह रहे थे। और उसके परीक्षण का नतीजा यह निकला कि ये पंजे सिर्फ शेखी बघारने के लिए थे। हाँ, वे जादुई वस्तुओं के बराबर थे, लेकिन वे अभी भी सच्चे जादुई आइटम नहीं थे। वे गोरैन की कृपाण प्राप्त करने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पूरी तरह से रूनों पर निर्भर थे। लेकिन सिद्धार्थ के बिजली की तरह दौड़ते हाथ के दबाव में वे वास्तव में मुर्गी के पंजों से अलग नहीं थे। एक साथ हमला करो। अपने दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल में से एक को घायल देखकर बाकी सभी को एहसास हुआ कि उन्होंने आज लोहे की प्लेट पर लात मारी है। लेकिन अपने पुराने गर्व के कारण वे खुद को हारने नहीं देंगे। लगभग सहज रूप से उन्होंने हमला किया। गोरान अपना पूरा कवच तैयार करने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाया। अंतरिक्ष में हलचल मच गई, हवा में अनगिनत रून संघनित हो गए। गर्मी की लहरें आसमान में उछलने लगीं। उग्रज्वाला जेल। सिद्धार्थ का आध्यात्मिक युवान फूट पड़ा। उन रूनों ने एक जेल बना दी जिसमें सभी इग्लक्लौ दुश्मन फंस गए। पृथ्वी ज्वाला की ऊर्जा बाहर निकली और उन्मत्त ज्वाला ऊर्जा ने उन्हें प्रज्वलित कर दिया। 300 मीटर की ज्वाला जेल ने उन्हें कसकर जकड़ लिया। जेल के भीतर अनगिनत रून नाच रहे थे और जो कुछ भी उन रूनों को छूता था वह तुरंत प्रज्वलित हो जाता था। कुछ ही पलों में वे सभी जलकर राख हो गए, अपनी जान जोखिम में डालकर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वे जेल के किनारे पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे उनके शरीर पर लगी आग फिर से भड़क उठी हो। उन पर लगी आग एक नए स्तर पर पहुंच गई। एक प्राचीन जाति के सदस्यों को सिद्धार्थ के 2 लोगों के समूह को निशाना बनाते हुए देखकर काफी लोगों ने उस ओर देखा। अब वे सभी भयभीत थे। यह ज्वाला जेल वास्तव में बहुत भयानक थी। यहां तक कि सिद्धार्थ भी इसकी शक्ति से चौंक गया। यह जादुई कला जो उसने जियाओ जनजाति से प्राप्त की थी वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। जादुई कलाएं युद्ध कौशल से अलग थीं। युद्ध कौशल उपयोगकर्ता के भीतर ऊर्जा को प्रसारित करने, उसे एक साथ संघनित करने और सबसे बड़ी शक्ति को मुक्त करने पर निर्भर करता था। युद्ध कौशल का सिद्धांत एक नदी को रोकने और पानी को जमा करने से पहले अचानक उसे छोड़ देने जैसा था। लेकिन जादुई कलाएं स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करने पर निर्भर करती थीं। एक व्यक्ति की ऊर्जा बस उससे जुड़ने के लिए थी। यह विस्फोटकों को सक्रिय करने वाले डेटोनेटर की तरह था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को सक्रिय करने के बाद उस विशाल ऊर्जा को आध्यात्मिक युवान द्वारा ठीक से नियंत्रित किया जाना था। आमतौर पर केवल सागर विस्तार विशेषज्ञ ही जादुई कलाओं का उपयोग कर सकते थे, क्योंकि जियांटियन विशेषज्ञों के पास इसे नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक युवान नहीं था। एक का उपयोग करने से उनके शरीर में विस्फोट हो जाएगा। एक कीमियागर के रूप में सिद्धार्थ की ज्वाला ऊर्जा की समझ और नियंत्रण बहुत बढ़िया था। उसने जल्दी ही इस चाल को नियंत्रित करना सीख लिया, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। अब जब उसने ऐसा किया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि यह कितना शक्तिशाली था। उग्र ज्वाला कारागार को सक्रिय करने के लिए शरीर के भीतर एक विशेष रून को संघनित करना आवश्यक था। जब रून पूरी तरह से बन गया तो हाथ की मुहरों ने इसे सक्रिय कर दिया और आध्यात्मिक शक्ति ने इसे दुनिया में छोड़ दिया। जब जेल पहली बार बनी तो उसने तुरंत अपने आसपास की सारी ज्वाला ऊर्जा को अपने में समाहित कर लिया और उसे अपने रूनों में संघनित कर लिया। फिर अगला कदम था इसे वास्तव में पूरा करने के लिए एक व्यक्तिगत कोर ज्वाला की ऊर्जा का उपयोग करना। एक बार जब उग्र ज्वाला कारागार पूरा हो जाता तो अंदर अनगिनत छोटे छोटे रून भर जाते, जिन्हें एक महीन बूंदाबांदी के समान माना जा सकता था। लेकिन वह बूंदाबांदी अंतहीन थी और हर कोण से आ रही थी। जो कोई भी अंदर होता वह आग की लपटों में जल उठता। वे सूक्ष्म रून जिस किसी चीज को छूते थे उसे जला देते थे। उनके भीतर की ज्वाला ऊर्जा ऐसी चीज नहीं थी जिसका उनका आध्यात्मिक युवान प्रतिरोध कर सकता था।
वे इसे रोकने के लिए केवल अपने स्वर्गीय दांव रूणों पर ही भरोसा कर सकते थे। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि आग को रोकने से उनकी मूल रूनिक ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें बस कुछ और सांसें लेनी होंगी और फिर वे जलकर राख हो जाएंगे। वे पागलों की तरह जेल पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेल हिली तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे ड्रैगन फ्लाई हों जो खंभे को हिलाने की कोशिश कर रहे हों। सबसे भयानक बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने जेल पर हमला किया, उनके शरीर में अजीब ऊर्जा का संचार हो गया। उनके शरीर पर लगी ज्वालाएं बारूद की तरह जल रही थीं। कमजोर लोगों में से एक तो सीधे ही फट गया और एक भी लाश नहीं बची। नहीं, इग्लक्लॉ विशेषज्ञ निराशा से भर गए। अगर वे जेल पर हमला करते तो वह फट जाती। अगर वे उस पर हमला नहीं करते तो वह धीरे धीरे जलकर राख हो जाती। कोई तीसरा विकल्प नहीं था। जल्दी करो और हमें रिहा करो, अन्यथा महान ईगल जाति तुम्हारा शिकार करेगी और तुम्हारे पूरे संप्रदाय और परिवार को खत्म कर देगी, दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल में से एक ने दहाड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था और शांति से जेल में हो रहे बदलावों को देख रहा था। उसने उस व्यक्ति की कही बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह अभी भी इस बात से हैरान था कि उग्र ज्वाला जेल कितनी शक्तिशाली थी। उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह सिर्फ इसका परीक्षण कर रहा था। उसका अनुमान था कि इसकी वर्तमान शक्ति इसकी चरम शक्ति का सिर्फ 1/3 थी। वह इसकी असली ताकत को इतनी जल्दी उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर इसे कमजोर कर दिया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका असर इतना चौंकाने वाला होगा। यह पृथ्वी की ज्वाला के कारण होना चाहिए। सिद्धार्थ को अचानक समस्या की जड़ का ख्याल आया। एक ज्वाला जादुई कला के रूप में रैगिंग फ्लेम जेल की शक्ति पृथ्वी की ज्वाला के कारण बहुत बढ़ गई थी। यही कारण था कि यह इतना चौंकाने वाला था। जबकि सिद्धार्थ विचारों में खोया हुआ था, अंतिम 2 रैंक 2 सेलेस्टियल्स अधिक समय तक टिक नहीं सके और आत्मविनाश कर लिया। आत्मविनाश के बाद उनकी आत्माओं को भागने का भी मौका नहीं मिला। वे तुरंत भस्म हो गए। आग की लपटें गायब हो गईं। स्वर्ग और पृथ्वी सामान्य हो गए। लेकिन 13 प्राचीन जाति विशेषज्ञ बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से गायब हो गए थे। जमीन अछूती रह गई, बिना किसी मामूली जले हुए हिस्से के। इस चाल का उपयोग करने के बाद जादुई कलाओं के साथ उसका अनुभव बहुत बढ़ गया था। जादुई कलाएं इतनी शक्तिशाली थीं क्योंकि वे दुनिया की मौलिक ऊर्जा को खींचती थीं। यह स्वाभाविक रूप से बेहद शक्तिशाली था, लेकिन एक का उपयोग करने से आध्यात्मिक युवान और आध्यात्मिक शक्ति दोनों समाप्त हो जाती थीं। वह थकावट बहुत ज्यादा थी। हालांकि शक्ति इसके लायक थी, लेकिन सिद्धार्थ को कुछ खतरे का भी एहसास हुआ। सच में जादुई कलाएं 2 तरफा ब्लेड थीं। हालांकि उनका इस्तेमाल दुश्मनों को मारने के लिए किया जा सकता था, लेकिन वे बहुत बड़ा जोखिम भी पैदा करते थे। इसके 2 कारण थे। एक यह कि अगर आपकी अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं है तो आप दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और इससे जादुई कला आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। दूसरा खतरा यह था कि अगर आपके प्रतिद्वंद्वी के पास आपकी जादुई कला को नियंत्रित करने का कोई तरीका हो, उदाहरण के लिए वे आपकी जादुई कला के संतुलन को तोड़ सकते हैं, तब प्राकृतिक ऊर्जा पर आपका नियंत्रण भी टूट जाएगा और आपको प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि क्यों वे पुराने समुद्री विस्तार राक्षस भी आसानी से जादुई कला का उपयोग नहीं करते थे जब तक कि उन्हें मजबूर न किया जाए। उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक था। बॉस, यह कौन सा युद्ध कौशल था? यह बहुत शक्तिशाली है। गोरान चौंक गया। 10 से अधिक प्राचीन जाति के विशेषज्ञ बिना किसी प्रतिरोध के इसके द्वारा भस्म हो गए। मत पूछो। चाहे युद्ध कौशल कितना भी मजबूत क्यों न हो, तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दांव पहले से ही दूसरे लोगों से पूरी तरह अलग है। अपना रास्ता खुद बनाओ। सिद्धार्थ उसे युद्ध कौशल और जादुई कलाओं के बीच का अंतर समझाने में असमर्थ था। अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के अलावा उसके लिए इसका कोई उपयोग नहीं था। उग्र ज्वाला जेल ने यहां सभी को चौंका दिया था। जो लोग सिद्धार्थ के साथ कुछ करने की योजना बना रहे थे, वे चुपके से अपने पसीने पोंछ रहे थे। उसके दुर्भाग्य से बहुत से लोग खुश भी थे। अब जबकि सिद्धार्थ ने ग्रेट ईगल जाति के विशेषज्ञों को मार डाला था और इतने सारे, ग्रेट ईगल जाति निश्चित रूप से चीजों को वैसे ही नहीं छोड़ेगी जैसे वे थे। दूर खड़े भ्रष्ट विशेषज्ञों के हाव भाव बदल गए और वे तुरंत भाग गए। लेकिन यह देखकर कि सिद्धार्थ उन्हें अनदेखा कर रहा था और खजाने की खोज जारी रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वे थोड़ा शांत हो गए। हालांकि उन्होंने फिर भी खुद को और दूर रखने का फैसला किया।
जैसे ही सिद्धार्थ और गुओरान आगे बढ़े, अचानक रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आ गए। द्वीप के मुख्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उनके पास चक्कर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक छोटे से दर्रे से वे मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर गए। कुछ ही दर्जन मील आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए।